हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी लोग। हम लोग बात कर रहे थे करंट अफेयर्स पे और दृष्टि की जो घटना चक्र की दृष्टि करंट अफेयर्स की मैगजीन आई है यूपी पीसीएस अदर स्टेट पीसीएस के क्रम में देखेंगे आप कि इसी से कहीं ना कहीं नियर अबाउट आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट या जो आपको सही करने चाहिए क्वेश्चन उतने क्वेश्चन आपको क्या है इस मैगजीन से दिखाई पड़ेंगे। तो आपको अगर इसको बारीकी से अध्ययन करे रहेंगे तो जो क्वेश्चन लोग कहते हैं कि क्या घटना चक्र से आजकल सभी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो अगर आप चीजों को ठीक से पढ़े रहेंगे, कुछ आप एनालिसिस अपने अंदर की क्या क्षमता रखते होंगे तो कहीं ना कहीं आप इससे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं इस क्रम की बात तो देखेंगे दृष्टि से जो आप देखेंगे अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 क्वेश्चन तक आप इसमें से मिलने की संभावना या इससे सही होने का आपके क्वेश्चन की संभावना बढ़ जाएगी अगर आप इसे ठीक तरीके से पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि इसे फटाफट क्या पढ़ना है, इसमें क्या नहीं, किन पॉइंटों को ध्यान रखना है, इन सभी चीजों को आप देख सकते हैं। तो इन सभी चीजों को देखने के लिए आप देखेंगे कि आप इंदिरा सिविल सर्विसेज पे डायरेक्ट देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप क्या है मूवीशाला का भी ऐप है बीपीएससी के क्रम में, उस पर भी देख सकते हैं। कई जगह आपको ये करंट अफेयर्स की मैगजीन दिखाई पड़ेगी। तो इस क्रम में चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारा कोड देख लेते हैं। आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। इस कोड के साथ आप मूवीशाला प्लेटफॉर्म से जाकर देख सकते हैं या आप मेरे चैनल से इंदिरा सिविल सर्विसेज के तहत भी आप इसे देख सकते हैं। तो चलते हैं हमने इसके पहले पार्ट को कंप्लीट किया है जिसे कहते हैं राष्ट्रीय एवं विधिक परिदृश्य, कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य की ओर बढ़ेंगे। तो आप उसमें देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भी आपको क्या देखना है कि राजनीतिक घटनाओं के क्रम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर आर्थिक घटनाक्रम में या फिर अन्य की बात करेंगे। इसके महत्वपूर्ण सेक्शन जब आगे बढ़ेंगे जिसमें क्या होगा, साइंस टेक होगा, इकोनॉमिक आएगा, पर्सनालिटी आएगा, खेलकूद आएगा। कल आपने पेपर यूपीएससी का भी देखा होगा कि खेलकूद अब क्या जो है कहीं ना कहीं फिर से यूपीएससी बढ़ा के दर खेल कूद की दुनिया में उसने क्वेश्चन आपसे पूछे हुए थे। जो बच्चे क्या था कई सालों से स्किप करते हुए जा रहे थे यूपीएससी, उसने फिर से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए। तो देखते हैं करंट अफेयर्स क्यों पढ़ना जरूरी है। इस क्रम में अगर बात करें तो चलते हैं हम इसके राष्ट्रीय परिदृश्य को खत्म करते हुए आज अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में, और खासकर एक क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना कहां से होगी। अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक जो घटनाक्रम है, किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ, ऐसा जहां पहली बार कोई नियुक्त हुआ हो, कोई महिला नियुक्त हुई हो, तो इस क्रम में आप देखेंगे, या भारत यात्रा के दौरान कोई ऐसे, या भारत के प्रधानमंत्री, या आप देखेंगे उस क्रम में कौन कोई ऐसी समिट जहां कोई मुख्य प्रावधान है। हाँ, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में जो शिखर और सम्मेलन है, इस क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपसे वहां से मिलने की संभावना रहेगी। अब बात करते हैं, हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय, आप इसे देख सकते हैं। ये पार्ट 2 के संदर्भ में पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये पार्ट 2 के संदर्भ में अगर चर्चा करें तो इसमें देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें क्या देखनी है आपको, कि आपको याद रखनी है। तो हम शुरुआत करते हैं इस क्रम में। सबसे पहले अगर बात होगी तो भारत ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में अगर देखें तो भारत ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में क्या है, एक वार्ता है जिसे कभी चर्चा में है 2+2 मंत्र स्त्री वार्ता। तो 2+2 आप देखेंगे डायलॉग है। इससे पहले भी ये डायलॉग आप देखेंगे और भी देशों के साथ हुए हैं। कौन से 2+2 मंत्र स्त्री, जो एक मिनिस्ट्रियल डायलॉग है या बैठक है, समिट है, आप देखेंगे। इस क्रम में इसे नोट डाउन कर लें। और इसके साथ साथ अगर हम चर्चा करें तो देखेंगे कि इसमें कौन, अगर ये रक्षा एवं विदेश मंत्री, ठीक है, रक्षा एवं विदेश मंत्रालय 2 इसमें पार्टिसिपेट हैं भारत के मंत्रालय, आप देखेंगे। तो इस संदर्भ में इसको देख सकते हैं। कौन है भलीभांति परिचित होंगे। अगर आप इन्हें भी देखना चाहें तो एक नजर राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री और एस जयशंकर हैं विदेश मंत्री, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आप छोड़ सकते हैं। फिर भी एक नजर जाएंगे तो मारिस पायने, पीटर ड्यून,
तो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। आपसे अगर बहुत ही ज्यादा अंदर से पूछा जाएगा कि आप ऑस्ट्रेलिया के बताइए, तब आप इसे देख सकते हैं, वरना इसे क्या है, आप इनमें देखेंगे कि भारत की तरफ से किसने भाग लिया था, ये आपको नोट डाउन रखना है। इसके बाद आप देखेंगे ये भारत ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय संबंधों को क्या है, व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो 2+2 का क्या करता है, डायलॉग का ये विस्तार है। आप देखेंगे इससे पूर्व भी जो है, और ये क्या करेगा कि इसमें व्यापक बढ़ाने की बात सहमति बनी है, और ये कहां हुआ है, तो ये पूछा जाएगा कि ये नई दिल्ली में हुआ है। इस चीज को आप और नोट डाउन करेंगे। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि 2+2 जो है मध्य प्रत्येक 2 वर्षों पर एक होती है, ये याद रखना। ये 2+2 जो मंत्रिस्तरीय डायलॉग है, ये 2 वर्षों के अंतराल पे होगी। इसके साथ अगर हम आगे देखें इस क्रम में, तो देख सकते हैं कि इस क्रम में आगे बढ़े तो इससे अन्य 2 देश हैं जिनके साथ भारत के जो है 2+2 की डायलॉग है, व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। तो कौन है वो 2 अन्य देश, कौन से हैं वो, अमेरिका और जापान। तो आप देखेंगे भारत ने ऐसा तीसरा देश बना है ऑस्ट्रेलिया, जिसके साथ 2+2 क्या करी है, मंत्रिस्तरीय डायलॉग, मिनिस्ट्रियल डायलॉग है, जो व्यापक रणनीतिक साझेदारी पार्टनरशिप की बात पर सहमति हुई है, बैठक हुई है। तो बस आपको यही याद रखना, आप इसे देख सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि अगली बैठक, तो 2023 आगे छोड़ सकते हैं। भारत डेनमार्क के संदर्भ में देखेंगे, तो पहले देखेंगे कि किस देश के साथ कौन सा ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहते हैं, जिसे हरित रणनीतिक साझेदारी हुई है। और ये भी पूछा जाए इसके तहत अगर हरित लिखा है तो हरित के संदर्भ में देखेंगे अब तटीय पवन और नवीनीकरण ऊर्जा हेतु तो क्या है, ये संयुक्त एक मंच है। आप देखेंगे इस क्रम में, तो इस क्रम की अगर बात करें तो उत्कृष्टता केंद्र है, देखेंगे कौन सा, ज्वाइंट सेंटर एक्सीलेंट ऑफ, देखेंगे ऑफशोर विंड एंड रिन्यूएबल एनर्जी। आजकल सबसे ज्यादा आप देखेंगे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना आपसे है। इसमें ये भी देखेंगे कि हरित रणनीतिक साझेदारी जो है सितंबर में आप देखेंगे लॉन्च किया गया था। आप इस नवीनीकरण ऊर्जा भारत में एक लक्ष्यों का जो है महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का समर्थन करता है। और नवीनीकरण ऊर्जा के संदर्भ में आप देखेंगे भारत ने क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय सौर संस्थान जिसे कहते हैं पेरिस समझौते के तहत आप देखेंगे, उसके तहत भारत में क्या है, एक जो है स्थापित हुआ है, जहां गुरुग्राम में आप उसे देखेंगे। इस प्रकार का गेन जो नॉलेज हब है, ये याद रखना, ये क्या है, ये एक नॉलेज हब है, याद रखेंगे इसे। और इसके तहत और क्या किया जाएगा, इसके तहत अगर हम बात करेंगे 4 कार्य समूह की बात की गई है। तो 4 कार्य समूह, क्योंकि यूपीएससी भी अपने यूपीएससी के बदलते हुए पैटर्न को कहीं ना कहीं निचले स्तर से आप देखेंगे फॉलो करता है। तो उस क्रम में पूछा जाए कि इसमें कौन कौन से कार्य समूह को ध्यान केंद्रित किया गया, तो इसमें होगा स्थानिक योजना के संदर्भ में आप देखेंगे, दूसरा वित्तीय ढांचे की शर्तें हैं, आपूर्ति श्रृंखला और जो है सप्लाई चेन जो है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मानक तथा परीक्षण के संदर्भ में आप इसे देख सकते हैं। ये 4 है, 4 क्षेत्रों को कवर कर रहा है, आप इसे देख सकते हैं। भारत अमेरिका के संदर्भ में देखेंगे आप इसे, अगर बहुत ज्यादा आप इसे क्या है, आप इसे देखें कि हमें इन चीजों को देखते हुए जाएं, एक नजर इसमें डालें कि ये 4 कार्य समूह कौन से हैं। तो आप यही है, आप देखेंगे भारत डेनमार्क के संदर्भ में जो है इस योजना के संदर्भ इनमें कार्य समूह पर एक तो स्थानिक योजना इसमें लाई गई है, वित्तीय ढांचे की शर्तें क्या होंगी इसमें, और आपूर्ति श्रृंखला की संरचना कैसी होगी, मानक तथा परीक्षण कैसे होंगे। अब भारत अमेरिका के संदर्भ में, क्योंकि आप देखेंगे भारत अमेरिका की क्या है, राजनीतिक स्वच्छता जिसे कहते हैं, भारत रणनीति जो है स्वच्छता ऊर्जा भागीदारी क्या है, स्कैप देखेंगे तो स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप में आप देखेंगे, ये आपसे पूछा जाएगा कि ये किसके मध्य है। तो इस संदर्भ में देखना, तो हम अगर बात करें इस संदर्भ में तो देखेंगे इस क्रम में, यहां आपने देखा हरित रणनीतिक साझेदारी भारत डेनमार्क, इधर क्या है लीडर, इसके तहत जो है जलवायु ऊर्जा के संदर्भ में क्या है, एक अमेरिका भारत रणनीतिक ऊर्जा स्वच्छ भागीदारी है, आप देखेंगे स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप लॉन्च किया गया है। स्कैप को क्या किया जाएगा, ये यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम आपको इन्हें यूपीपीसीएस के भी संदर्भ में तैयारी इस तरीके की फॉलो करनी होगी। देखेंगे कि यही
क्या है, यूपीएससी यूपीपीएस का बदलता हुआ पैटर्न कहेंगे जिसे। तो भारत अमेरिका जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा 2030 भागीदारी इसके तहत लाया गया है। ये पूछा जाएगा क्या है, ठीक है। तो कहेंगे बताओगे आप, यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप के रूप में लॉन्च किया गया है। आप इसको देखेंगे, इसमें और क्या चीजें हैं कुछ खास, तो आप इसे ये भी देखेंगे कि जो है 21 अप्रैल 2021 द्वारा लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट की बात है। तो इसके दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बिडेन द्वारा ऊर्जा एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा के संदर्भ में घोषणा की थी। तो ये घोषणा भी आपसे पूछी जाएगी कि जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की भागीदारी में कौन से देश जो है शामिल हुए हैं। तो भारत देखेंगे इस कैप के साथ क्या है, ये लॉन्च किया हुआ है भारत और अमेरिका के तहत। 5 स्तंभों पर इस पे चर्चा की जा रही, 5 पिलर्स हैं इसमें, याद रखना कौन से हैं। पहला है विद्युत, आप देखेंगे। दूसरा है विद्युत एवं ऊर्जा दक्षता के संदर्भ में है। दूसरा है उत्तरदायी तेल एवं गैस के संदर्भ में है। और तीसरा है नवीनीकरण ऊर्जा, सतत वृद्धि, उभरते ईंधन। तो ये 5 स्तंभ आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये 5 स्तंभ इस कैप के कौन से हैं। हालांकि आप इसे याद रखें, अगर यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछेगी तो आने वाले समय में, जिसे कहते हैं कि 2022 फिर से हर साल यूपीएससी एग्जाम लेती है, तो इस 5 स्तंभों को भी वहां पूछा जा सकता है इस क्रम में। तो इस क्रम की बात करेंगे, आगे बात करेंगे, हम देखेंगे कौन सा, हाँ इसके अनुसार और इसमें क्या लाया गया है आप इसे देख सकते हैं। भारत अमेरिका के संदर्भ में देखेंगे, पहले ये इसमें बदलाव क्या लाया गया। ये स्केप जो है आप देखेंगे पहले सेप के रूप में था। जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत अमेरिकी ऊर्जा भागीदारी की बात की थी, डोनाल्ड ट्रंप के आधार पर सेप था, स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप थी। अब ये स्कैप कर दिया गया, आप देखेंगे तो आप देखेंगे जिसे स्कैप के रूप में क्या किया, नवीनीकृत कर दिया गया है। और स्कैप देखेंगे, स्कैप में क्या रख दिया, एक नया जो है पिलर्स जोड़ा गया है, उभरते ईंधन। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि जो भारत अमेरिका के संदर्भ में जो डायलॉग आप देखेंगे स्केप सेप था, स्केप में आप कौन सा नया पिलर्स जोड़ा गया, 5वां कौन सा पिलर्स है। तो एनर्जी जो है इमर्जिंग फ्यूल्स की उभरते ईंधन के संदर्भ में एक नए स्तंभ को स्केप में जोड़ा गया है। और यही आपको नोट डाउन रखना है, क्योंकि 4 तो पहले से ही थे, स्केप में ही 4 थे, लेकिन चौथा स्केप में क्या कर दिया गया, जो है उभरते ईंधन के रूप में 5वां पिलर जुड़ा हुआ है। और ये भी देखेंगे जो है इसका उद्देश्य होगा स्वच्छ ऊर्जा ईंधन को बढ़ावा देना। इसे आप बाकायदा ऐसे क्वेश्चन तो आप बाकायदा मारी लेंगे कि इनका उद्देश्य क्या रहा होगा। अगर आपको क्या है एनालिसिस, आपको एक्सप्लेनेशन कि ये किस एरिया की तरफ जा रहे हैं, क्या करेगा, तो क्या करेगा का मतलब ये ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा को क्या बढ़ावा देना। आप इसे स्वयं से भी अपने अंदर क्या करेंगे, इसे ऐसे चीजों को ले सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। अब इस दोनों देशों ने क्या किया, इसके लिए एक गैस टास्क फोर्स की बात की है। भारत अमेरिका गैस टास्क फोर्स का जो है पुनर्नामकरण के संदर्भ में देखेंगे, भारत अमेरिका उत्सर्जन गैस टास्क फोर्स के संदर्भ में क्या किया, इंडिया यूएस लो इमिशन गैस टास्क फोर्स के रूप में करने की भी घोषणा की है। ये पूछा जाए कि किन देशों के बीच जो है क्या किया, गैस टास्क फोर्स गठित किया गया है या पुनर्नामकरण किया गया है, तो भारत ने अमेरिका के साथ किया है। और ये भी देखेंगे कि इसने इस अवसर पर जैव ईंधनों पर एक नए भारत अमेरिकी कार्यबल की जो है घोषणा की गई है। तो कौन सा, इंडिया यूएस टास्क फोर्स ऑन बायोफ्यूल। आपसे ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि किन देशों के बीच की गई है। तो ऐसे आप इन्हें चीजों को देखेंगे, छोटी छोटी चीजें आप अपनी नजर से इसकी मत होने दीजिए। इस क्रम में बात करेंगे, आप देखेंगे भारत ने अपने और क्या लक्ष्य रखा है। अब बात करेंगे बहुत सारे कार्बन उत्सर्जन के संदर्भ में अमेरिका ने कुछ लक्ष्य रखे हैं जो करंट अफेयर्स में दिखाई पड़ रहे हैं। पहला है, अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने अपने शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में क्या किया है, 2005 के संदर्भ में बस जो है तुलना में क्या करेगा, 2030 तक इसे 50 से 52% जो है प्रतिशत की कटौती करने का लक्ष्य रखा है।
इस क्रम में भारत का भी लक्ष्य आप देखेंगे ने भारत ने क्या रखा है, क्योंकि भारत का ये लक्ष्य नहीं है। तो इस संदर्भ में देखेंगे तो इसमें शुद्ध ग्रीन हाउस गैस के संदर्भ में है, ये याद रखना, उत्सर्जन के संदर्भ में। और भारत ने भी बस 2030 तक आप देखेंगे जो है 50 गीगाबाइट जो है नवीनीकरण ऊर्जा अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। ये 450 जो है आप देखेंगे इसे प्राप्त करना था, लेकिन आप इसे का पहले इसका लक्ष्य कुछ और था, आप देखेंगे अब इसे भारत ने बढ़ाकर 2030 कर दिया है और 2030 के संदर्भ में 450 गीगाबाइट नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य आप इसे देख सकते हैं। करंट अफेयर्स का विषय है, ये पॉइंट भी अलग से पूछा जा सकता है। आप देखेंगे जुड़ा किससे है, जुड़ा हुआ है करंट अफेयर्स में भारत अमेरिका के साथ, लेकिन ये लक्ष्य आपको इक्विलॉजी में क्या करेंगे या इन रिन्यूएबल एनर्जी के संदर्भ में भारत के संदर्भ में अलग से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे याद रखिएगा। और ये भी देखेंगे असम में संयुक्त रूप से क्या है भारत अमेरिका के लिए लाल चावल। तो आपको लाल चावल याद रखना है कि लाल चावल कहां है, तो जिसे बाओ धान की पहली खेप कहां है, इसे अमेरिका के लिए रवाना किया है। तो आपको कुछ नहीं, अमेरिका रवाना किया कहां, तो भारत ने लाल चावल की पहली खेप किस देश को रवाना की है, तो अमेरिका के साथ। पॉइंट इतना याद रखेंगे। आगे बात करेंगे इस क्रम में तो देखेंगे आप इसे जलवायु कार्रवाई एवं वित्तीय गतिशीलता संवाद आप देखेंगे क्या है। इस चीज को अलग से भी करंट अफेयर्स ने कई मैगजीन में आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या है भारत अमेरिका के संदर्भ में कुछ पॉइंट आपने क्या है जो भारत अमेरिका के संदर्भ में जो डायलॉग पार्टनरशिप हुई, अलग अलग संदर्भ से कुछ पॉइंट घटना चक्र ने अलग अलग चीजों को व्याख्यायित किया है। तो जलवायु कार्रवाई एवं वित्तीय गतिशीलता संवाद के संदर्भ में देखेंगे तो भारत अमेरिका ने क्या किया, जलवायु के संदर्भ में आप देखेंगे क्या किया है, जलवायु कार्रवाई वित्तीय का जो है गतिशीलता, तो इसे क्या कहा गया है, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग के लॉन्च किया है, ठीक है। आप इसे ध्यान रखना। और इसके संदर्भ में क्या है, ये आप देखेंगे उल्लेखनीय है कि जो है CAFMD के संदर्भ में कि भारत अमेरिका जलवायु स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा के संदर्भ में आप देखेंगे ये 2030 के संदर्भ में है। दो ट्रैक हैं जो उनमें से एक है, आप इसे याद रखेंगे। इसका दूसरा ट्रैक आया भारत अमेरिका स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी SCEP स्कैप के संदर्भ में पहला ट्रैक, दूसरा आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे CAFMD, ठीक है। इस संदर्भ में ये दूसरा ट्रैक है। तो ये दो ट्रैक आपसे पूछा जा सकता है, एक फाइनेंस के संदर्भ में आप देखेंगे और एक फाइनेंस मोबिलाइजेशन के संदर्भ में। दूसरा कौन सा है, दूसरा भारत अमेरिका के स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी के संदर्भ में। अब हम बात करेंगे पड़ोसी देश भारत का मालदीव। तो मालदीव के संदर्भ में क्या है, आपसे क्वेश्चन आने वाला है, ये याद रखना। भारत ने किस देश में अपना अड्डू शहर आपसे पूछा जाए कि अड्डू शहर में या भारत ने इस किस देश में जो है ये वाणिज्यिक दूतावास अभी हाल में स्थापित किया है, ये डेट के साथ आपसे पूछा जा सकता है। या भारत द्वारा स्थापित अड्डू शहर मालदीव ने एक नए वाणिज्यिक दूतावास की बात है, याद रखना, को खोलने की मंजूरी प्रदान की है। तो कहां, भारत द्वारा अड्डू शहर कहां पे है, मालदीव में वाणिज्यिक दूतावास, इसे आप देख सकते हैं। आगे देखेंगे, ठीक यही पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं मालदीव के मध्य सतत शहरी विकास के संदर्भ में एक समझौते को मंजूरी भी दी है। तो भारत और मालदीव के बीच एक सतत शहरी विकास के संदर्भ में भी इसी जून में देखेंगे, ये 25 मई 2021 की घटना है, ये 2 जून 2021 की घटना है। दोनों अलग अलग क्रम है, लेकिन क्या है, भारत मालदीव के राजनीतिक संदर्भों में एक साथ चीजें दिखाई पड़ रही हैं। आप इस पे समझौते पर मंजूरी दी गई है और ये हस्ताक्षर हो गए हैं। इस पे आगे बढ़ते हैं। तो सतत शहरी विकास मालदीव, अड्डू, भारत द्वारा क्या है अपना वाणिज्यिक दूतावास मालदीव, 2 पॉइंट आपके सामने है। और इसके साथ ही आप देखेंगे, हाँ, अगला है भारत दक्षिण कोरिया। तो भारत दक्षिण कोरिया के संदर्भ में अगर क्वेश्चन की बात करें तो भारत दक्षिण कोरिया के संदर्भ में क्या है, तो आप देखेंगे दिल्ली कैंट में क्या है, पहले तो आप कहां पे है, तो इस संदर्भ में कोई उद्घाटन हुआ है, तो कहां, भारत कोरिया मैत्री पार्क का उद्घाटन
कहाँ हुआ है, तो कोरिया के संदर्भ में आप देखेंगे मैत्री पार्क का उद्घाटन हुआ है। भारत दक्षिण कोरिया के सुदृढ़ वैश्विक संबंधों का एक प्रतीक है। आपसे पूछा जाए भारत कोरिया मैत्री पार्क कहाँ एस्टेब्लिश हुआ है, तो आप देखेंगे दिल्ली कैंट, आप दिल्ली भारत जो भी ऑप्शन हो सकता है यहाँ बदल के आ जाए कि कहाँ दिल्ली की जगह लिखा हो भारत, हो सकता है यहाँ कैंट ही लिखा हो सकता है नई दिल्ली लिखा हो। तो इस संदर्भ में ऑप्शन में बदलाव हो सकते हैं, लेकिन क्या भारत में है, आप इसे याद रखेंगे। तो आप इसे याद रखें। और इसके साथ आप क्या, ये पार्क किसको करेगा, तो ये पार्क कोरिया युद्ध हुआ था 1950-53 में, आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में क्या हुआ था, भारत के योगदान के स्मारक के रूप में ये स्टैब्लिश में से भी एक है। ऐसा आपके साथ भारत दक्षिण कोरिया के संदर्भ में देखेंगे। और इस पार्क में कौन कौन होंगे, तो भारत सरकार के, आप इसे छोड़ भी सकते हैं लेकिन एक नजर डालेंगे, रक्षा मंत्रालय, भारतीय थल सेना, दिल्ली छावनी बोर्ड, कोरियाई दूतावास और कोरियन बार बेरेंटेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संदर्भ में संयुक्त रूप से परामर्श से विकसित किया गया है। ये किसके तरफ पे विकसित किया है, इसको छोड़ सकते हैं लेकिन एक नजर बस इसको आप इसे याद रखें। अब हम बात करेंगे भारत बांग्लादेश। तो भारत बांग्लादेश में देखेंगे, भारत की जो है बांग्लादेश में क्या हुआ, शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री हैं, ये आप याद रखेंगे। इस क्रम में आप देखेंगे निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए हुए थे। आप देखेंगे कोविड-19 के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली विदेश यात्रा है, इसे भी याद रखेंगे आप, इस संदर्भ में देखेंगे। ठीक, तो इस संदर्भ में अगर देखेंगे तो कोविड-19 के संदर्भ में महामारी के प्रकाश में आने के बाद से जो है अब पहली यात्रा है, तो इसलिए इसे नोट कर लें। ये प्रधानमंत्री के बांग्लादेश यात्रा आप देखेंगे 3 ऐसी घटनाएं हैं जिनके कारण, पहला है मुजीब बरासो। तो मुजीब बरासो के संदर्भ में क्वेश्चन आप देखेंगे, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान आप देखेंगे बांग्लादेश के क्या हैं, जनक के रूप में माने जाते हैं, आप इसे राष्ट्रपिता के संदर्भ में वहां के हैं। तो इस बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के संदर्भ में आप देखेंगे भारत बांग्लादेश के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस देश के साथ भारत के राजनयिक संबंध 50 वर्ष आप देखेंगे हुए हैं, तो भारत बांग्लादेश के संदर्भ में। तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम की भी क्या है, अगर राजनयिक संबंध है, आप देखेंगे भारत ने बांग्लादेश को, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश में कन्वर्ट करने की सबसे अहम भूमिका निभाई थी। तो इस संदर्भ में देखेंगे तो बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम की क्या है, 50वीं वर्षगांठ भी है। तो इस संदर्भ में 3 पॉइंट आपको याद रखेंगे। और इसके साथ साथ क्या खास बातें हैं, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है, आप इसमें भी देखेंगे। इस संदर्भ में देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बांग्लादेश की कौन सी स्वर्ण जयंती के अवसर समारोह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो स्वर्ण जयंती के संदर्भ में देखेंगे। और शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत क्या हुआ, ये पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि किसे गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। तो आप देखेंगे जब कौन प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश गए हुए थे तो उन्होंने क्या शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। पहला पॉइंट आपसे नोट डाउन करेंगे। दूसरा है बांग्लादेशी युवाओं के अध्ययन के लिए क्या है, आप देखेंगे 1000 सुवर्ण जयंती छात्रावृत्ति भी प्रदान की है, ये भी याद रखेंगे, कितने 1000 है। और बांग्लादेश के दिवस समारोह के विख्यात हिंदुस्तानी एक शास्त्रीय गायक हैं पंडित अजय चक्रवर्ती ने बंगबंधु को समर्पित कौन सा विशेष राग समर्पित किया है, उसका नाम क्या है, राग मैत्री। आपको बस यही इतने पॉइंट याद रखना है। आप देखेंगे तो गांधी शांति पुरस्कार, स्वर्ण जयंती बांग्लादेश, ठीक है, भारत बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम की 50वीं वर्षगांठ, बांग्लादेश के भारत बांग्लादेश के राजनयिक संबंध 50 वर्ष, मुजीबुर बरासो आप क्या है, ये जन्म शताब्दी। इस संदर्भ में इस पॉइंट को आपने देखा। अब हम बात करेंगे इस संदर्भ में। इस दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय में आप देखेंगे क्या किया गया है, एक यंग बंधु, ठीक है, आप देखेंगे जो है चेयर स्थापित करने की बात की गई है। और भारत बांग्लादेश को औपचारिक रूप से क्या करेगा, मान्यता प्रदान करने की तिथि
6 दिसंबर को हो क्या किया गया, मैत्री दिवस के बनाने के रूप में निर्णय लिया गया। तो भारत द्वारा बांग्लादेश को औपचारिक रूप से क्या दिया है, मान्यता प्रदान करने के संदर्भ में। ये उस समय की है जब बांग्लादेश क्या है, पश्चिमी पाकिस्तान से अलग एक पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश के रूप में हुआ है। तो उसी संदर्भ में इसे देख सकते हैं। तो बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में क्या किया है, ठीक है, अंशुगंज बांग्लादेश में क्या किया गया है, अंशुगंज याद रखना, आशुगंज कहाँ है, युद्ध स्मारक बांग्लादेश में किया गया है। ये भारतीय सैनिकों के संग्राम में है। भारतीय बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे तो एक युद्ध स्मारक की स्थापना है। दोनों पक्षों के पास एक देखेंगे नई यात्री है, तो ट्रेन सेवा है, आप देखेंगे इसमें, तो इसे भी आप देख लेंगे कि कौन कौन सी, क्योंकि बांग्लादेश के साथ अभी हाल फिलहाल के संबंधों में देखेंगे बहुत सारी ट्रेन यात्राएं शुरू हुई हैं। उनमें एक नाम है न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के मध्य एक मिताली एक्सप्रेस। तो मिताली एक्सप्रेस किसके बीच है, न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के मध्य, इसे आप याद रखेंगे। ठीक, इस चीज को देख सकते हैं। मिताली एक्सप्रेस है, आरंभ करने का सहमति हुए है। यह ट्रेन पुनः सितंबर में बहाल किए जाने के बाद गए हल्दीबाड़ी भारत और चिल्हाटी, ये भी रेल संपर्क है, आप देखेंगे से होकर गुजरेगी। तो आप देखेंगे हल्दीघाटी और चिल्हाटी बांग्लादेश के रेल संपर्क से होते हुए गुजरेगी। या आप मिताली एक्सप्रेस याद रखेंगे किस किस के मीत है। और आप ये भी याद रखेंगे क्या सा, एक जो है भारत पुनः बहाल किए गए उस ट्रेन का, तो हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी पुनः रेल लिंक जो है जो स्टेब्लिश किया गया है उस पे आप देखेंगे वो भी शुरू किया गया। इस संदर्भ में दोनों पक्षों में क्या है, जो आप देखेंगे मुजीब नगर बांग्लादेश नदिया ऐतिहासिक सड़क को जोड़ने का नामकरण करके तो एक सड़क से संबंधित क्वेश्चन आपसे बनता है जिसको है सदी नोता सरोक की करने की घोषणा की गई है। तो दोनों पक्षों द्वारा एक नाम है मुजीब नगर बांग्लादेश, दूसरा है नदिया पश्चिम बंगाल के मध्य ऐतिहासिक सड़क को जोड़ने और उसका नामकरण किया है सदी नोता सरोक के करने की घोषणा की गई है। इस संदर्भ में इसे देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे तो ये देखेंगे भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री सेतु का भी एक आरंभ किया है। देखेंगे मैत्री दिवस मनाया, तो मैत्री सेतु क्या कह रहा है, तो मैत्री सेतु का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहले ही किया जा चुका है। आप देखेंगे मार्च की घटना है 2021। इस सेतु का नामकरण किस नदी पर किया गया है, फेनी नदी पर किया गया है। और आप इसकी लंबाई याद रखें, भारत ने क्या है, तो इसकी कुल लंबाई है 1.9 किलोमीटर, ठीक है। और आप किन किन के मध्य जुड़ेगा, तो सबरूम दक्षिणी त्रिपुरा जिला है। आप देखेंगे त्रिपुरा को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ेंगे, ठीक है। तो बांग्लादेश त्रिपुरा, या तो त्रिपुरा जोड़ा जाएगा। त्रिपुरा भारत के किस देश से जोड़ती है स्टेट्स को, तो त्रिपुरा से जोड़ती है। और त्रिपुरा का स्थल है सबरूम और बांग्लादेश के जो स्थल का नाम है वो कौन सा है, ये रामगढ़। इस सेतु की इनके बीच ये लंबाई है, आप देखेंगे। और इस संदर्भ में मैत्री सेतु का नाम इसे देखेंगे। इस सेतु के निर्माण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास, इस सेतु का निर्माण किसने किया है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, देखेंगे NHIPCL द्वारा ये जो है विकसित किया गया है। इस सेतु का आरंभ बांग्लादेश के चटगांव शहर तक जो है क्या करेंगे, पहुंच के साथ ही त्रिपुरा गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। तो आप देखेंगे इस सेतु का संचालन से आरंभ से होने से बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह तक पहुंच के साथ ही चटगांव बंदरगाह तक की पहुंच हो जाएगी। इसके साथ त्रिपुरा गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो है भारत के किस राज्य में बनेगा या किस राज्य में है, आप इसे तो गेटवे ऑफ क्या है त्रिपुरा याद रखेंगे, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा, आप इसे याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब हम आगे बात करें इस संदर्भ में, आगे देखेंगे इस क्रम की अगर हम घटनाएं देखें तो इस क्रम में दिसंबर 2020 के संदर्भ में देख सकते हैं आवासीय छोड़ दें, 7 समझौते पर समझौते, ये 7 समझौते याद रखें बस। जो अभी बांग्लादेश गए थे भारत जो मोदी जी, तो इसमें 7 समझौतों पर जो समझौते हुए हैं बस यही आप याद रखेंगे, बाकी छोड़ सकते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछता है कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। तो अब इसे देख सकते हैं
और ये सारे काम एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ आप हो रहे हैं। याद रखना, भारत की जो IR की नीति है, इसमें देखेंगे कनेक्टिविटी का महत्वपूर्ण आ रहा है। आप देखेंगे चिल्हाटी, हमने हल्दीबाड़ी की बात कर चुके हैं, ठीक है। इस दौरान आप देखेंगे इसे छोड़ सकते हैं। और हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत और बांग्लादेश के मध्य, ये क्वेश्चन बार बार आपसे नोट डाउन, मतलब कई बार चर्चा में आप देखेंगे, तो इसे आप बाकायदा देख लें। इसके साथ ही अन्य जो भारत बांग्लादेश के बीच जो है, तो इसमें आप याद रखेंगे, एक नजर देख लें। 5वीं रेल लिंक है, तो इससे पहले की मेट्रोपोल, बेनपोल आप देखेंगे, गेदे, ये मेट्रोपोल और पेट्रापोल और बेनापोल, गेंदे, दर्शन, सिंगवाबाद और रोहानपुर और राधिकापुर बिरोल, ये सभी पहले से ही चालू हैं। और भारत स्वीडन के संदर्भ में एक नजर देखेंगे, तो भारत और स्वीडन की चर्चा के संदर्भ में देखेंगे, तो आप देखेंगे वर्चुअल शिखर सम्मेलन, इस सम्मेलन में दोनों मंत्रियों ने क्या किया, एम्स जो है जोधपुर में एक स्वीडन भारत स्वास्थ्य हब जो है पूछा जाएगा, इस शहर का नाम पूछा जाएगा, या ये शहर पूछा जाएगा, या ये पूछा जाएगा कि भारत, ये स्वीडन या भारत स्वास्थ्य हब जो है, या स्वास्थ्य हब किन देशों के बीच हुआ है, या स्वीडन भारत के संदर्भ में है, या अब आप ये भी देखेंगे कि इसमें और क्या है। इस शहर का नाम याद रखेंगे, तो इसे आप याद रखेंगे। स्वास्थ्य हब के रूप में है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क के समझौते का यहाँ क्या किया, अनुसमर्थन किया गया है। और 17 जुलाई को इसका आधिकारिक सदस्य कौन बन गया, जो है स्वीडन, किसका, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और इसी पे देखेंगे क्या है, आपको 15 पढ़ते होंगे, आप देखेंगे पेरिस समझौते के दौरान आप देखेंगे ये ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के रूप में आया हुआ था, इसे आप देख सकते हैं। अब स्वीडन इसका सदस्य बना है जुलाई 2021 में। उल्लेखनीय है, भारत और स्वीडन के बीच स्टॉकहोम में आयोजित प्रथम भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन की बात हो रही है। देखेंगे ये सह मेजबानी की थी आप इसे, तो इसको भी देखेंगे। तो कहां हुआ है, नार्डिक शिखर सम्मेलन, याद रखेंगे। नार्डिक शिखर सम्मेलन के संदर्भ में अप्रैल में जो घटना घटी थी 2018 में, उसमें इसके तहत ये काम किए गए हैं। कौन सा, स्वीडन भारत स्वास्थ्य हब के संदर्भ में। अब हम बात करेंगे भारत फ्रांस के संदर्भ में। सबसे ज्यादा आपसे भारत फ्रांस पर्यावरण के संदर्भ में आप देखेंगे, इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ दिल्ली, नई दिल्ली में क्या किया है, नई दिल्ली में भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में जो है, अब पूछा जाएगा पर्यावरण वर्ष किस देश के साथ भारत मना रहा है। तो पर्यावरण के संदर्भ में देख सकते हैं, उल्लेखनीय है कि हरित ग्रह की दिशा में भारत फ्रांस गठबंधन का वर्ष, ईयर ऑफ इंडो फ्रेंच अलायंस टूवर्ड जो है ग्रेटर प्लेनेट के रूप में मनाया जा रहा है। आप इसे देख सकते हैं, किसका, हरित ग्रह की दिशा में भारत फ्रांस गठबंधन का वर्ष है 2021 के संदर्भ में, तो इसे नोट डाउन कर लें। और भारत फ्रांस पर्यावरण के जिन 5 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, पहला कौन सा है, पर्यावरण संरक्षण, दूसरा है जलवायु परिवर्तन, तीसरा है जैव विविधता संरक्षण, और चौथा है सतत शहरी विकास, और 5वां है नवीनीकरण ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता का विकास। आपने ये 5 पिलर्स आप इसे देख सकते हैं। इस क्रम में अगर आगे बढ़े, तो इस आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या हुआ है। वर्ष जो है, यह वर्ष मिनिस्ट्री ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन के तत्वाधान में, किसके तत्वाधान में किया जा रहा है, तो फ्रांस में ये वर्ष जो है मिनिस्ट्री ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, वहां की जो मिनिस्ट्री है, और भारत का संबंध है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के आदि के सहयोग से। तो इसमें कौन कौन से भारत के मंत्रालय जो हैं शामिल हैं, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, आप इसे ध्यान रखेंगे, इन्हें जोड़ेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं भारत अफगानिस्तान के संदर्भ में। देखेंगे कि आप इसे भी जोड़ेंगे, फिर वहां की राजनीतिक घटनाक्रम को भी याद रखेंगे। तो देखेंगे
कि क्या हुआ था, भारत अफगानिस्तान के मध्य लालंदर जो सहतूत जिसे बोलते हैं जो है बांध का एक निर्माण पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले भी आप देखेंगे वहां का एक बांध का भारत ने निर्माण किया हुआ है। अफगानिस्तान की संसद का निर्माण किया था, अफगानिस्तान की सड़क का निर्माण किया था। इस संदर्भ में क्या है, अन्य एक नाम है लालंदर सहतूत बांध। तो सहतूत के संदर्भ में देखेंगे, आप देखेंगे भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य एक नई विकास साझेदारी के रूप में हिस्सा है देखेंगे। और इसके तहत आप देखेंगे काबुल की जो ये बांध बना है किस नदी पे बना है, आप इसे याद रखेंगे। काबुल की एक सहायक नदी है मैदान नदी, इसी पर ये बनाया जा रहा है। और ये देख सकते हैं कि ये क्या करेगा, इन क्षेत्रों में क्या क्या करेगा, तो जल निकासी, बिजली सभी काम करेगी, सिंचाई और सुरक्षा प्रबंधन के प्रयास छोड़ सकते हैं। अफगानिस्तान द्वारा आप देखेंगे भारत द्वारा अफगानिस्तान में बनाया दूसरा प्रमुख बांध मेजर डैम है। प्रथम बांध क्या नाम था, भारत अमेरिकी मैत्री बांध के रूप में आप इसे देख सकते हैं। और आप इसे जो है प्रथम बांध जो निर्मित किया था, और सलमा डैम का उद्घाटन जिसे बाद में उन्होंने क्या उसका नाम रखा सलमा डैम। तो आप अफगानिस्तान की तरफ से सलमा बोलेंगे, भारत की तरफ से उसे मैत्री बोलेंगे। तो इस संदर्भ में देखेंगे तो इस बांध को मिनी रत्न की एक कंपनी थी, कौन सी, बापकोस लिमिटेड। तो कौन सा इस बांध को जो है क्रियान्वित किया जा रहा है, आप इसे देख सकते हैं। इस क्रम में मैत्री बांध के संदर्भ में ये घटना याद रखना, बापकोस लिमिटेड ने मैत्री बांध का क्या किया है, इसका जो है इसके द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा। अब ऑपरेशन देवी शक्ति आप अपने डायरी में नोट डाउन कर लें कि ये पूछा ही जाने वाला। आप देखेंगे घटना है 16 अगस्त 2021 को काबुल में क्या है एक राजनीतिक घटनाक्रम घटता है। वहां की लोकतांत्रिक सरकार की जगह वहां तालिबान शासक जिसे बोलते हैं क्या है फिर से जो है वहां शासित है। आप देखेंगे अफगानिस्तान में बदलाव हो चुके हैं। तो भारत ने जब वहां ऐसे बदलाव की घटनाक्रम में आए तो भारत के जो वहां के व्यक्ति थे भारतीय मूल के या भारत के कार्य करते हुए, जैसे राजनयिक कार्यकर्ता, विदेश मंत्रालय या अन्य कार्यकर्ता या भारत नागरिक के संदर्भ में कहा वहां से भारत लाने के संदर्भ में क्या चलाया एक अभियान, ऑपरेशन देवी शक्ति, याद रखेंगे बस। और जो है सुरक्षित लाने का एक जटिल मिशन की शुरुआत है, ऑपरेशन देवी शक्ति इसका नाम दिया गया था, ऐसे याद रखेंगे। देवी शक्ति चलाया गया था। इस संदर्भ में अब आगे देखें, इस अभियान के तहत क्या है, कोई पूछा जाए कि कौन सा गया था हेल्प, ठीक है, तो भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर, ठीक है, 3 हैवी लिफ्ट सैन्य परिवहन विमान तथा ये दो याद रखना, C-17 और C-130J परिवहन विमान का उपयोग किया गया था। तो 2 विमान इसमें, ये आप कभी पूछ ले कि कौन से विमान हैं, ये भी आप देख सकते हैं कि पता नहीं कौन सा विमान का ही नाम पूछ ले। मान लीजिए आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं, बीपीएससी भी देने जाएंगे, उत्तराखंड पीसीएस देने जाएंगे, तो वहां भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो दक्षिण कोरिया की जो सशस्त्र सेनाओं द्वारा क्या किया गया, इसी परिप्रेक्ष्य में दक्षिण कोरिया की एक सशस्त्र सेनाओं द्वारा क्या किया, ऑपरेशन मिरेकल के संदर्भ में। कनाडा द्वारा कौन सा चलाया गया था, ऑपरेशन एजिस के संदर्भ में आप देखेंगे संचालन किया गया। अन्य देशों के संदर्भ में देखेंगे, उल्लेखनीय है कि मई 2021 में अफगानिस्तान सरकार तालिबान के मध्य जारी सैन्य संघर्ष में 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। तो देखेंगे इस क्रम में भारत का आप देखेंगे कौन सा है, भारत ने अपना चलाया ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति के साथ मिरेकल भी याद रखें, ऑपरेशन एजिस भी याद रखे जाएंगे, बाकी आप छोड़ सकते हैं, ठीक। इस संदर्भ में देखेंगे। और आगे अगर हम बढ़ते हैं इस क्रम की अगर बात करें, भारत वियतनाम देखेंगे। भारत वियतनाम क्या है, आपको वियतनाम के जो है कब की घटना है, दिसंबर 2000, यहां लिखा है 21 दिसंबर 2021 को जो है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं लग रहा है, देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वियतनाम के तत्कालीन प्रधानमंत्री गुयेन जुआन कुक के मध्य एक वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो यही आप देखेंगे, अभी तो दिसंबर 2021 आई भी नहीं है, तो इस संदर्भ में क्या है, सम्मेलन कैसे आयोजित हो गया, तो इस क्रम में क्या है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 2020 के संदर्भ में हो सकता है, इसे आप चेक कर लें,
ठीक है। इस संदर्भ की अगर बात करें तो इसे जाएं तो इस संदर्भ भारत वियतनाम वर्चुअल शिखर सम्मेलन में क्या है, शांति समृद्धि जनसमूह भारत वियतनाम अंगीकृत, आप इसे देख सकेंगे। वहां के ऐसे भी छोड़ दें क्योंकि पुरानी घटना है। इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो देखेंगे क्या कि 20-21 के कार्य योजना पर हस्ताक्षर, इसे देखेंगे। 7 समझौते पर भारत वियतनाम के स्थापित किए गए हैं। मुख्य पॉइंट आपके साथ ये है भारत वियतनाम के तहत भारत वियतनाम सभ्यतागत एवं सांस्कृतिक आदान प्रदानों पर एक विश्व केस की बात जो है एक द्विपक्षीय परियोजना लॉन्च करने की बात की गई है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया वियतनाम के जो है सिविलाइजेशन एंड कल्चर के संदर्भ में, यही आपको याद रखना है। आप देखेंगे अप्रैल 2021 से वियतनाम के प्रधानमंत्री पद पर कौन आसीन है, तो इसे आप देखेंगे फॉर्म चिन मिन चिन आसीन है। तो वो घटना है 2020 की, याद रखना। तो 2020 जो लिखा 21 लिखा है, इसे आप क्या करेंगे, ये गलती से 2020 यहां 2020 होगा, ठीक है। ये 2020 की घटना थी यहां, इसे याद रखेंगे। इसके साथ अब वहां के वहां के प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन, याद रखिएगा इसे। भारत भूटान के संदर्भ में देखेंगे तो देखेंगे भूटान के प्रधानमंत्री कौन है, लोटे तेसरिंग वर्चुअल रूपे कार्ड के रूप में, वहां चरण 2 के रूप में। तो रूपे कार्ड के रूप में कौन सा, भारत भूटान, वहां पे रूपे कार्ड लॉन्च किया गया है, कहां, भूटान में। बस यही याद रखना है। दूसरे चरण में भूटान नेशनल बैंक द्वारा जारी किए गए रूपे कार्ड के धारक भारत में इसका उपयोग कर सके, ठीक है। भारत में इसका उपयोग होगा, इस संदर्भ में देख सकते हैं। और इस संदर्भ में क्या है, भारत में इस कार्ड का उपयोग 1 लाख से अधिक एटीएम मशीनों से 20 लाख से अधिक पॉइंट ऑफ सेल से टर्मिनल पर किया जाएगा। तो रूपे कार्ड जो जारी किया गया आप देखेंगे उस संदर्भ में क्या है, वहां के लोग इस कार्ड को लेकर भारत आएंगे तो भारत की बैंकों के एटीएम से क्या है 1 लाख रुपए एटीएम मशीनों से निकाल लेंगे। 20 लाख रुपए का जिसे कहते हैं पीओएस, क्या कार्ड स्वैप करने के संदर्भ में जिसे बोलते हैं, 20 लाख रुपए वहां टर्मिनल पर किया जा सकेगा। रूपे कार्ड का प्रथम चरण शुभारंभ 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान यात्रा। तो आप देखेंगे इस पहले चरण में भारतीय नागरिकों को भारतीय बैंकों द्वारा जारी रूपे कार्ड के माध्यम से भूटान में भुगतान करने की सुविधा प्राप्त हुई थी। तो आप देखें पहले चरण में भूटान में यह सुविधा भारतीयों को प्राप्त हुई थी। अब हम बात करेंगे भारत भूटान में भीम यूपीआई क्या कर रही है, ये याद रखना। तो 2021 की घटना है, आप देखेंगे एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो है क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय शाखा ने भूटान में भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान को सक्षम और कार्यान्वित करने के लिए क्या रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ एक घोषणा की है। छोड़ सकते हैं इसे, आप जानकारी के क्रम में रखें। इसमें देखेंगे इस सहयोग से भारत के लगभग 2 लाख से अधिक पर्यटक लाभान्वित होंगे प्रतिवर्ष जो भूटान जाते हैं। यह है आप देखेंगे तो इसमें देखा है कि इसके साथ ही भूटान अपने क्यूआर परियोजना हेतु यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भीम एवं रुपे कार्ड को स्वीकार करने वाला एकमात्र देश हो गया है। तो यही आपको याद रखना है। तो देखेंगे इस साझेदारी भूटान अपने क्यूआर पर जो है परियोजन हेतु यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भीम एवं रुपे कार्ड को क्या किया है, 2 चीजें हैं, इंटरफेस भीम ऐप के संदर्भ में रुपे कार्ड को स्वीकार करने वाला एकमात्र देश है तो वो भूटान है। और यूपीआई ने बस 2020 में जो है $475 बिलियन का हस्ताक्षर संपन्न जो है सक्षम किया है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 15% है। तो इसे आप याद रखना। अब भारत इटली के संदर्भ में देख सकते हैं तो इधर जो भी समिटें हुई हैं वो वर्चुअल माध्यम से हुई हैं। कोविड-19 का दौर है, आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे भारत इटली का। तो आप देखें यूरोपीय संघ में अगर बात करेंगे, यूरोपीय संघ में इटली 5वां सबसे बड़ा जो है भारत का व्यापारिक भागीदारी है, आप देखेंगे तो यही आपको याद रखना है। इसमें यूरोपीय संघ में कौन है, जर्मनी है, बेल्जियम है, ब्रिटेन है, फ्रांस के बाद जो है इसमें सबसे ज्यादा यूरोपीय संघ में जर्मनी की है, सबसे ज्यादा व्यापारिक जो है साझेदारी भारत की, फिर बेल्जियम के साथ है, फिर ब्रिटेन के साथ है, फिर फ्रांस के साथ है। तो इस संदर्भ में इसे यहीं से आप इसे देख सकते हैं। 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी
जो है इटली के साथ है। और भारत इटली वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान ऊर्जा आप देखेंगे 15 समझौतों पर हैं, तो बहुत सारे हैं सम्मेलन, आप इसे छोड़ सकते हैं। 15 समझौते याद रखें भारत इटली के मध्य एक साझेदारी कार्य योजना 2020-24। और इस क्रम की अगर हम आगे बात करें तो भारत मॉरिशस के संदर्भ में देखेंगे, मॉरिशस कहां पे है? हिंद महासागर में है। दक्षिण हिंद महासागर में देश के दक्षिणी पूर्वी तट से फंसे जापान जो है पर फंसे जापान के स्वामित्व वाले कौन से एमवी बाकासियाओ पोत से तेल का रिसाव से पर्यावरण आपातकाल की घोषणा। तो पर्यावरण आपातकाल की घोषणा मॉरिशस में की गई है या हिंद महासागर में यह घटना घटी है, इस संदर्भ में इसे याद रखेंगे। और ये जापान के स्वामित्व वाला कौन सा है? एमवी बाकासियो पोत से तेल का जो रिसाव शुरू हुआ उस संदर्भ में देखेंगे। एमवी बाकासियो पोत पर आप देखेंगे आप कितना ईंधन है छोड़ सकेंगे। यह पोत पॉइंटे डी एसनी के क्षेत्र में फंसा था। तो ये पॉइंटे डी एसनी क्षेत्र कहां पे है इसे देखेंगे। पॉइंटे डी एसनी के आसपास बहुत से पर्यावरण संवेदन क्षेत्र जो है मौजूद हैं। मॉरिशस में तेल रिसाव की घटना से निपटने भारतीय तटरक्षक बल के एक 10 सदस्यीय कौन है प्रदूषण प्रतिज्ञा विशेषज्ञ तैनात और रिसाव तेल से निपटान भारत मॉरिशस को जो है प्रदान किए, मॉरिशस को प्रदान किए गए स्वदेशी ALS ध्रुव आप देखेंगे और चेतक हेलीकॉप्टरों को व्यापक रूप से प्रयोग किया गया है। तो इस संदर्भ में अब हम देख लेते हैं सुएज नहर से घटना है। तो सुएज नहर 2021 की समस्या निपटने भारत ने 4 सूत्री योजना बनाई है। इसमें केप ऑफ गुड होप के जरिए पोतों को गंतव्य तक यहां तक भेजे जाने शामिल है। तो सुएज नहर के संदर्भ में, सुएज नहर के संदर्भ में थोड़ा सा और भी आप पढ़ लें तो इस संदर्भ में देखेंगे तो कंटेनर पोत फंस गया था, जलमार्ग अवरुद्ध हो गया, छोड़ दिए। एवर गिवेन नामक पोत चीन से माल लादने के बाद नीदरलैंड पोर्ट से रॉटरडम जा रहा था। तो इसे और इस पोत का मालिक जापान के व्यवसायी किसेन सोई। भारत की 4 सूत्री योजना थी, कार्गो की प्राथमिकता तय करना, भारत माल भाड़े। तो ये सभी क्या है? ये भारत की जो हिंद महासागर की सुरक्षा की नीति है या पॉलिसी है उस क्रम में आप देखेंगे ये सारे कार्य भारत कर रहा है। तो भारत की 4 सूत्री योजना में जाएंगे तो कार्गो की प्राथमिकता तय करना, माल भाड़े की दरें तय करना, बंदरगाहों से परामर्श करना, कार्गो मार्गों की रूटिंग से संबंधित। तो हिंद महासागर के भारत की सुरक्षा और व्यापक रणनीति के संदर्भ में ये पॉलिसी देख सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रकरण के संदर्भ में देखेंगे। अब प्रकरण से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, याद रखना। तो ये क्या है? सूचकांकों के संदर्भ में है और सूचकांक में आपको क्या क्या याद रखना है। तो चलते हैं हम लोग इसके अगले पार्ट बी पार्ट पे आप देखेंगे। तो बात है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 के संदर्भ में। सर्वप्रथम 2007 में ये जारी किया गया था। 2020 का देखेंगे 20 तक की प्रगति के सूचकांक का प्रकाशन, ठीक है, 2020 तक प्रति वर्ष इस सूचकांक का प्रकाशन कार्नेल विश्वविद्यालय जो न्यूयॉर्क और दूसरा नाम है आप देखेंगे कौन सा INSEAD जिसे कहते हैं इसे तो द बिजनेस स्कूल फॉर द वर्ल्ड और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। 2021 में इस सूचकांक को प्रकाशन वीपो द्वारा जो है पोर्ट लुन्स इंस्टीट्यूट विभिन्न कारपोरेट और अकादमिक नेटवर्क भागीदारियों के साथ इस पे क्या किया गया? GI आप देखेंगे कि कौन सा भारतीय नवाचार जो वैश्विक नवाचार सूचकांक के सलाहकारी बोर्ड की साझेदारी में किया गया है। तो इसमें देखेंगे भारत में भारतीय उद्योग परिसंघ भी इस सूचकांक के प्रकाशन में कारपोरेट भागीदारी के रूप में शामिल हुआ। मतलब इस सूचकांक में भारत की भी अब भागीदारी इसमें बढ़ी हुई है। इसमें देखेंगे तो आप इसे देख सकते हैं कि इसमें क्या बदलाव हुए हैं। अब कौन जारी कर रहा? 2021 के संदर्भ में किसने जारी किया है? वीपो द्वारा जो है कौन सा है? पोर्ट लुन्स इंस्टीट्यूट है। विभिन्न कारपोरेट हैं और इसी विभिन्न कारपोरेट में भारत की उद्योग परिसंघ संघ है CII। आप देखेंगे अकादमिक नेटवर्क भागीदारी की GII और सलाहकारी बोर्ड की साझेदारी में किया गया है। तो इस संदर्भ में इसे देख सकते हैं। आगे इसकी चर्चा करें तो स्मरणीय तथ्यों के रूप में देखेंगे तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया है। तो इस संदर्भ में
ये 14वां संस्करण है। अगर पूछा जाए छोड़ दें कोविड-19, बस ये किस पे बना है तो नवाचार, ये संस्करण नवाचार एवं पर कोविड-19 के महामारी के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक का केंद्रीय विषय आप याद रखेंगे क्या है, कोविड-19 महामारी के जरिए नवाचार का पता लगाना, तो यही इसका थीम है। बाकी आप देख सकते हैं 132 अर्थव्यवस्थाएं शामिल की गई थी। इसमें आप देखेंगे, ठीक है, 81 संकेतक छोड़ दें, आप इसे देख सकते हैं कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में आप देखेंगे 2021 में लगातार 11वें वर्ष कौन है, स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है, यही आपको याद रखना है। 3 वर्षों वैश्विक जो है नवाचार सूचकांक पिछले 3 वर्षों से स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्वीडन, अमेरिका, यूके शीर्ष 5 देशों में स्थान बनाए हुए हैं। तो स्विट्जरलैंड के साथ आप देखेंगे लगातार 3 वर्षों से कौन है, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, यूके, मतलब आप जो 3 वर्ष से करंट अफेयर्स पढ़ते चले आ रहे नवाचार के संदर्भ में कौन देश हैं, सेम चीज है जो आप पिछली बार पढ़े होंगे, वही स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, यूके, ठीक है। जबकि दक्षिण कोरिया आप देखेंगे इसमें पहली बार इसमें शीर्ष 5 देशों में शामिल हुआ है। यही याद रखा जाए कि नवाचार सूचकांक में शीर्ष 5 देशों में कौन सा देश पहली बार शामिल हुआ है, तो इस संदर्भ में देखेंगे दक्षिण कोरिया। आप इसे भी देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर चीन एकमात्र ऐसी आय वाली अर्थव्यवस्था जो शीर्ष 30 सर्वाधिक नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। वैश्विक स्तर एकमात्र चीन एकमात्र ऐसी आय जो है मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था है जो 30 में शामिल है। वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत की रैंकिंग में क्या है, लगातार क्या है, सुधार दर्ज हुआ है। और ये भी आपसे पूछा जाएगा 2020 में भारत का रैंक था 48, और आप देखेंगे जो पहली बार शीर्ष 50 देशों के समूह में शामिल किया गया था। अब इसमें देखेंगे वैश्विक नवाचार सूचकांक में अगर बात करें तो 21 की अगर बात करेंगे 48 से अब कौन से 46 में आप देखेंगे तो 21 में भारत 2 स्थानों में सुधार हुआ है जो 46वें स्थान पे है। इसे आप नोट डाउन कर लें। आगे बात कर सकते हैं इस क्रम में आप दक्षिण एशिया, मध्य एवं दक्षिण एशिया में भारत, अगर शीर्ष के क्रम में अगर एक नजर देख लें भारत की नवाचार के संदर्भ में रैंकिंग, तो मध्य एवं दक्षिण एशिया में सबसे शीर्ष पर है, याद रखना। निम्न आय जो है निम्न मध्यम आय वाले देशों में भारत को दूसरी रैंक है। तो निम्न मध्यम आय वाले देशों में बात करेंगे भारत को दूसरी रैंक, वियतनाम प्रथम स्थान पर है, आप देखेंगे। और इसमें अगर शहरों की बात करेंगे तो आप देखेंगे बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई शीर्ष 100 वैश्विक एवं वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर शामिल है, छोड़ सकते हैं इसे। अब इसमें अंतिम रैंक देख सकते हैं नवाचार के संदर्भ में, अंगोला 132 के संदर्भ में, ठीक, अंगोला है। और पहला हमने बताया, आप देखेंगे 5 के संदर्भ में स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, यूके, बस एक मात्र बदलाव हुआ है, वो ये पहली बार आया हुआ है, आप इसे याद रखेंगे। बाकी 3 लगातार सेम बने हुए हैं। इस क्रम की बात होगी। और इसमें भारत में देखेंगे नवाचार की ब्रिक्स देशों की स्थिति में ब्राजील पहले स्थान पर है। और आप देखेंगे भारत की रैंक ओवरऑल 46 है, याद रखिएगा इसे। तो आप भारत जो है किसवें, तीसरे नंबर पर है, ब्रिक्स देशों में तीसरे नंबर पर है, याद रखना इसे। नहीं, तीसरे नंबर पे है चीन दक्षिण अफ्रीका से। इसके साथ आप देखेंगे नीचे से ऊपर के संदर्भ में रखा गया है। तो इस संदर्भ में ब्रिक्स देशों की भी स्थिति दोहराई गई है, ऊपर नीचे रैंकिंग रखी है इन्होंने, ठीक है। ये क्रम है, आप देखेंगे, उसको छोड़ दीजिए। ये ब्रिक्स के नाम से ये नाम है, याद रखिएगा। ये ब्रिक्स का मतलब आप इसे देखेंगे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये ब्रिक्स का नाम है हायरार्की सिस्टम में। इन्होंने रैंकिंग में बदलाव आप ऊपर नीचे देख सकते हैं इसे। इसके साथ ही आप इसे देखेंगे टाइम्स 100 की सूची देख लेंगे एक बार। तो टाइम 100 में आप देखेंगे कौन सा, टाइम पत्रिका अमेरिकी पत्रिका है, और ये किस पे, अमेरिकी शिक्षाविदी राजनीतिक पत्रकारों के माध्यम से विचार विमर्श है। 99 में ये प्रकाशित सर्वप्रथम है। 6 अलग अलग क्षेत्रों इसमें शामिल होते हैं। आइकन, जिनमें क्या होना है, आइकन है, पायनियर है, टाइटन है, आर्टिस्ट है, लीडर्स हैं और कौन सा है, इनोवेटर्स हैं। ये इस एरियाओं पे 6 अलग अलग क्षेत्र हैं। बाकी अगर हम बात करें इस संदर्भ में तो कौन सा होगा, जो है जारी किया गया है। 3 भारतीय इसमें आए, याद रखना
जिसमें आप देखेंगे 3 भारतीय था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आधार पूनावाला। तो इसे आप याद रखेंगे। टाइम्स 100 की सूची में प्रधानमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं आधार पूनावाला, ये शामिल किए गए हैं। और टाइम पत्रिका ने प्रधानमंत्री मोदी को नेतृत्वकर्ता लीडर्स की श्रेणी में है, याद रखना पूछा जाए। आजादी के बाद आप देखेंगे क्या है, 74 वर्षों में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के साथ भारत के 3 महत्वपूर्ण नेताओं को अब तक इसमें शामिल किया जा चुका है। इसके साथ साथ नेतृत्वकर्ता की अगर हम बात करें तो नेतृत्व में लोगों को अमेरिका के जो बिडेन देखेंगे और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उल्लेखनीय हैं। छोड़ सकते हैं कुछ अन्य नेताओं, सूची में तालिबानी नेता है अब्दुल घानी बरादर को भी करिश्माई मिलिट्री नेता के तौर पर नेतृत्वकर्ता के रूप में शामिल किया गया है। तो आप देखेंगे एक तालिबानी नेता है अब्दुल घानी बरादर, इन्हें करिश्माई मिलिट्री नेता के रूप में जाना जाता है, नेतृत्वकर्ता की श्रेणी में रखा गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी हैं, लीडर्स देखेंगे भारतीय राजनीति के उग्र चेहरे के रूप में, ठीक है, आप देखेंगे। और करती हैं जो किसी की पत्नी, बेटी या मां के रूप में नहीं बल्कि ये स्वयं की पहचान के रूप में जानी जाती हैं। इस रूप में इन्हें यहाँ शामिल किया गया है। इस रूप के बाद आधार पूनावाला की बात करेंगे। पूनावाला को इस सूची में अग्रदूत पायनियर की श्रेणी में रखा गया है, याद रखिएगा। तो पूनावाला को अग्रदूत के साथ आप देखेंगे पायनियर्स की श्रेणी में स्थान मिला है। पूनावाला विश्व में क्या है, टीका संबंधी असमानता को कम कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे इनके टाइम्स पत्रिका के अनुसार इन्होंने ऐसा कहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विश्व की सबसे बड़ी टीका निर्माण कंपनियों में से शामिल है। आप देखेंगे इनका आप ब्रिटेन जाने के क्रम की घटना भी आप आधा इनको देख सकते हैं। इस क्रम में घटना घटी थी आप कोविड-19 के दौरान। आइकॉन श्रेणी में देखेंगे बहुत सारे व्यक्ति इसमें जो है शामिल किए गए हैं। ड्यूक, डचेस ऑफ ससेक्स, प्रिंस हैरी, मेगन को स्थान दिया गया, छोड़ सकते हैं, बस यही याद रखना है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो आप देखेंगे त्रिपक्षीय रक्षा साझेदारी ऑकुस, तो आपसे पूछा जाएगा क्या ये ऑकुस क्या है। ऑकुस के संदर्भ में कौन है, 51 में आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुई एक संधि हुई है, ठीक है। ऑकुस में कौन कौन है, ऑकुस में देखेंगे 51 की ये संधि है, ठीक है। कौन सी, अंजुस की संधि का नाम देखेंगे, ऑकुस या अंजुस भी लिखा है, याद रखना इसे। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, 17वीं वर्षगांठ है। हिंद प्रशांत क्षेत्र को ये रिलेट करती है, याद रखना किस क्षेत्र को है, ये भी याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम में देखेंगे तो क्षेत्र में सुरक्षा शांति ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक त्रिपक्षीय पहल ऑकुस। तो देखेंगे जो बीच में संधि 91 में जो अंजुस संधि हुई थी, इसके तहत इन्होंने क्या लाए हैं, इन्होंने एक जो है अंकुश को शुरू करने की घोषणा की है। और ये अंजुस देखेंगे किन देशों के बीच है, अंजुस में न्यूजीलैंड आप देखेंगे जो है 51 में जो संधि हुई है, तो अंजस या अंजस भी कह सकते हैं, अंजुस जो भी नाम लिखें आप, तो अंजस के संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका 51 याद रखेंगे। आप देखेंगे इसकी वर्षगांठ 17वीं थी। तो हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा शांति को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे ये ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें कौन है, आप देखेंगे नया नाम आपको पुराना ऑस्ट्रेलिया दिखा। यूनाइटेड किंगडम जो है देखेंगे नया नाम जुड़ा, यूनाइटेड किंगडम इसमें क्या है, इस क्षेत्र में, क्योंकि इस संधि में नहीं था लेकिन यहाँ नया नाम है, इसीलिए इसे आप देखेंगे अंकुश नाम रखा गया है। और आप देखेंगे अंकुश जो है क्या रखा गया है, ऑकुस। ऑकुस के संदर्भ में आप देख सकते हैं कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो उन्हीं के नाम के अक्षर से ये रखे गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस। इसे अलग अलग कर लें, बस आपको याद हो जाएगा। स्मरणीय तथ्य के रूप में बात करेंगे तो इसमें देखेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है, जो बिडेन छोड़ सकते हैं इसे, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और देखेंगे इस क्षेत्र में अगर हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति सुरक्षा की बात करेंगे तो इसके साथ ही क्या 18 महाप्रोजेक्ट भी हैं। तो 18 महाप्रोजेक्ट की बात आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जाए
तो आप बता ही दीजिएगा। 18 महाप्रोजेक्ट के तहत क्या किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया के लिए परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियों का निर्माण किया जा सकता है। और ये 18 महाप्रोजेक्ट यूपीएससी वाले अगर होते तो अवश्य कभी ना पूछते, हो सकता है यूपीपीसीएस वाले पूछ लें। ऑस्ट्रेलिया के परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियों का निर्माण 18 महाप्रोजेक्ट के तहत इसमें शामिल किया गया। पनडुब्बियों का निर्माण ऑस्ट्रेलिया के एलिडेट शहर में की जाएगी। धातव्य है कि 1968 में प्रस्तुत की गई परमाणु हथियारों की एक संधि है, आप देखेंगे कौन सी, अप्रसार संधि एनपीटी पर ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 1970 में हस्ताक्षर किए। उपयुक्त के अतिरिक्त साझेदारी पर पहल साइबर सुरक्षा, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता देखेंगे। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप बहुत ज्यादा चर्चा में, क्वांटम तकनीकी और कुछ अंतः समुद्री क्षमता के क्षेत्र इस पर कार्य करेगी। तो आप इसे देख सकते हैं। आगे हम बात करें इस क्रम में तो ये भी देखेंगे कि व्हाइट हाउस द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार ये साझेदारी आप देखेंगे संगठन में कहां से, जो इस एरिया के क्षेत्र हैं छोड़ सकते हैं। बेसिकली आप देखेंगे यहां पर क्या है, चाइना के विरोध में कौन से है, जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, फिलीपींस, परंपरागत साझेदारी भारत, वियतनाम जैसे नए सहयोग, ठीक है, एवं क्वाड जैसे नए संगठन अपने संबंध को ये मजबूत करेगी। तो ये कोरिलेट होगा कौन सी, जो है अंजस किसको करेगी, अंजस के संदर्भ में अंजस ट्रीटी आपने देखा। फिर आप देखेंगे कौन सी, ऑकुस, ऑकुस क्या करेगी, ऑकस क्या करेगी, ऑकुस क्वांटम से भी रिलेटेड है। आप देखेंगे कहां से कहां चीजें जुड़ती हुई आगे, तो इन्हें आप देख सकते हैं। इसके साथ टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 के संदर्भ में देखेंगे तो 2021 को, ये सितंबर 2021 की घटना है। रैंकिंग विश्वविद्यालय के संदर्भ में टाइम्स हायर एजुकेशन ने वैश्विक रैंकिंग प्रदान की। 5 क्षेत्रों के विभाग 13 प्रदर्शन संस्कृत जो है। आप इसमें 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो यही याद रखना, जिसमें शिक्षण है, शोध है, उद्धरण है, आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और उद्योग शामिल है। उद्योग आय, ठीक है, आय से आप वैश्विक तत्व के रूप में देखेंगे, विश्वविद्यालय की सूची में देख सकते हैं। इस सूची में आप देखेंगे जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में आप देखें 71 भारतीय संस्थानों को जगह मिली है। तो आप इसे देखेंगे, आप बार बार देखेंगे, तो इस संदर्भ में आप इसे देखेंगे। और जबकि गत वर्ष इसमें 63 भारतीय संस्थानों को है, 71 भारतीय संस्थान है, बस ये याद रखना है कि कितने संस्थान हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। और 71 भारतीय संस्थान आए हैं, हालांकि कोई भी भारतीय संस्थान 300 रैंक में शामिल नहीं है, 300 से नीचे के क्रम में चलते हैं। पहला स्थान आपने भारत के संदर्भ में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। आपसे ये क्वेश्चन परंपरागत रूप से अलग से भी पूछा जाता है। रैंकिंग में भारत के संदर्भ में सर्वोच्च में रखा गया है और आप देखेंगे इसे 301 से 350 के रैंक समूह में रखा गया है। दूसरा नाम आप देखेंगे IIT रोपड़। आप ये सब छोड़ दीजिए, रैंक कौन कौन से हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर इस सूची में शीर्ष स्थान भारत के संदर्भ में, दूसरा स्थान रोपड़ का है, द्वितीय स्थान है IIT रोपड़। तो आप इसे देखेंगे और इस संदर्भ में अगर बात करेंगे तो इसमें पहला स्थान भी याद करके जाएंगे। तो पहले स्थान पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहां पे है ये भी याद रखेंगे। तो पहला हो गया ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, दूसरा है कैलिफोर्निया। तो देखेंगे इस संदर्भ में इसे देख सकते हैं कि पहला ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, फिर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट हो गया। तो इन चीजों को आप देख सकते हैं। इनके बदलाव के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बहुत सारी जगह प्रिंटिंग मिस्टेक आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो इस संदर्भ में क्या है, ऑक्सफोर्ड है, कैलिफोर्निया है, और एक रैंक दिखाते हैं, ठीक है। इसी के संदर्भ में यहां रैंक में देखेंगे इंडिया जो है विश्वविद्यालय रैंक की 2022 के संदर्भ में देखेंगे। तो इस संदर्भ में क्या 2022 ही लिखा भी हुआ है। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 के संदर्भ में है, याद रखना। तो ये 5 क्षेत्रों में, इस संदर्भ में अगर हम बात करें इसमें क्या किया गया, आप रैंकिंग में 2022 के संदर्भ में अगर देखेंगे तो ऑक्सफोर्ड पहले पे है, दूसरा कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तीसरा हार्वर्ड के संदर्भ में, यूएसए के संदर्भ में। तो पहला यूके है, बाकी दोनों लगातार आप देखेंगे अधिकतर कौन से यूएसए के ही हैं सभी।
तो आप इन्हें देख सकते हैं। बस आपको पहला याद रखना है, सी भारतीय संस्थानों में आपको दिखा सकते हैं। आपको ये रैंक छोड़िए, आप इस रैंक के बस याद रखना है कि 300 से 350 क्रम से पहले स्थान की शुरुआत होती है भारत के संदर्भ में। तो भारत का भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कलकत्ता कर्नाटक, और दूसरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ IIT रोपड़, और JS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूर। ठीक है, JS एकेडमी हायर ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड, ये आप करंट अफेयर्स के संदर्भ में है, ये कहाँ संस्थान पढ़ते हैं इस संदर्भ में भी इसे देखकर जा सकते हैं। अगर आगे बात करेंगे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, अलगप्पा विश्वविद्यालय तमिलनाडु, और देखेंगे थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पंजाब। बस यही आपको इतने याद रखने हैं। इस क्रम की बात होगी तो इस क्रम में आप देखेंगे स्मरणीय तथ्यों की बात होगी तो आपको आगे दिखाते हैं। हाँ, हारून ग्लोबल सूची 500 क्या हो रहा है हारून ग्लोबल में, आप देखेंगे आप इसे देख सकते हैं कि हारून ग्लोबल के संदर्भ में अगर बात करें तो ये 500 विश्व की 500 सबसे बड़ी मूल्यवान गैर राज्य नियंत्रित कंपनियों की सूची है। तो रैंकिंग, इस वर्ष की रैंकिंग चीन के पूर्वी शहर जिया क्विंस के सहयोग से जारी किया गया है। और हारून ग्लोबल 500 के तहत क्या किया है, कंपनियों को उनके बाजार पंजीकरण के आधार पर जबकि गैर सूचीबद्ध कंपनियों को उनके मूल्य के आधार पर, जो आप सूचीबद्ध हैं उनको बाजार पूंजी मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर, जबकि गैर सूचीबद्ध कंपनियां हैं उन्हें वैल्यूएशन के आधार पर क्या है रैंकिंग प्रदान की गई है। आप इसे छोड़ सकते हैं, यहां पे आ जाइए हारून ग्लोबल। इस संदर्भ में देखते हुए देखेंगे एप्पल कंपनी विश्व की सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी है। ठीक है, और विश्व की सबसे आप देखेंगे तो इसमें याद रखना एप्पल, फिर दूसरे पे सब छोड़ दीजिए, उधर कुछ काम का नहीं है। बस आपको याद ये रखना है, पहला है हारून ग्लोबल 500 के संदर्भ में पहली कंपनी आप देखेंगे। ठीक, तो इसमें मूल यूएसए डॉलर में आप चलेंगे तो आपको पहली एप्पल है, दूसरी माइक्रोसॉफ्ट है। अब इसमें यह देखना है आपको कि इसके कार्यकारी अधिकारी कौन है। यहीं पे आपको ये देख के चलना है कि ये कहां पे है। तो मुख्यालय छोड़ दीजिए, कहां की कंपनी है, यूएसए की है। और टिम कुक जो इसके इस समय सीईओ हैं या मुख्य कार्यकारी अधिकारी। माइक्रोसॉफ्ट देखेंगे इस संदर्भ में कौन सी है, इसमें दूसरे नंबर की है। और ये देखेंगे ये भी यूएसए की है, सत्या नडेला जो है यहाँ के कार्यकारी अधिकारी हैं। अमेजॉन देखेंगे, अमेजॉन कौन है, जेफ बेजोस के संदर्भ में देखेंगे। तीसरा है अल्फाबेट जो है सुंदर पिचाई इसके हैं। और फेसबुक के हैं मार्क जुकरबर्ग। बस यही याद रखना है। आप ये रैंक दिए गए पहले नंबर पे एप्पल, दूसरे माइक्रोसॉफ्ट, तीसरे पे अमेजन, बाकी छोड़ सकते हैं। बाकी आप इनके कौन सीईओ हैं ये याद कर लें सभी के। अगर हम आगे बात करेंगे 12 निजी कंपनी भारतीय जो कंपनी है, आप देखेंगे इस क्रम में 12 निजी भारतीय कंपनियों ने विश्व की 500 सबसे मूल्यवान निजी कंपनियों की सूची बनाई है। हारून ग्लोबल 500 सूची में शामिल कंपनियों की संख्या विश्व में 9वें स्थान पर है। तो आप देखेंगे, अच्छा इसमें कौन कौन सी हैं तो ये देख लेना है। तो रिलायंस इंडस्ट्री पहले नंबर सूची में आप देखेंगे 75वें स्थान पर है। भारतीय कंपनियों में शेष रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, टाटा कंसल्टेंसी हो गई, आप इसे देखेंगे दूसरी है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक तीसरी है। आप इन्हें 3 याद रखें, रिलायंस, टाटा कंसल्टेंसी और एचडीएफसी, बाकी छोड़ दें। भारत द्वारा किगाली संशोधन का किगाली का है, किगाली जो है संशोधन का अनुसमर्थन किया है। और ये किससे जुड़ा हुआ है किगाली संशोधन, ये पूछा जाएगा। तो ये आपसे इकोलॉजी में पूछा जाएगा किगाली संशोधन किससे जुड़ा है। तो ओजोन के अपक्षयकारी पदार्थों के संदर्भ में आप देखेंगे
कौन सा है? 2 क्वेश्चन यहां से निकल गए। पहले तो ओजोन अपक्षयकारी पदार्थों पर एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, याद रखना है, ये आया हुआ था। एक स्तरीय बहुस्तरीय पर्यावरणीय संधि है और किगाली संशोधन भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करता है, संशोधन का अनुसमर्थन किया है, आप ये भी देखेंगे। और ओजोन अपक्षयकारी पदार्थों जिसे ओडीएस के रूप में संदर्भित लगभग 100 मानव निर्मित रसायनों के उत्पादन एवं उपयोग को विनियमित करती है। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहली संधि है, आप देखेंगे इस तरीके की, जिसे सार्वभौमिक अनुसमर्थन प्राप्त हुआ है। इसलिए आपसे ये बहुत एग्जाम में एक पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आप देख, संयुक्त राष्ट्र के तहत प्रत्येक राष्ट्र जो है 198 देश हैं द्वारा अनुसमर्थित है। और आप देखेंगे 1987 में यह हस्ताक्षरित यह संधि 89 में लागू हुई है। इस संधि के संदर्भ में है कौन सी? प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल के संदर्भ में। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 6 बार संशोधन किया जा चुका है। नवीनतम संशोधन किगाली संशोधन है। तो देखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अगला लास्ट संशोधन है नवीनतम संशोधन किगाली संशोधन है। मॉन्ट्रियल ओजोन परत से जुड़ा है, ओजोन अपक्षयकारी पदार्थों से जुड़ा है, ये देख सकते हैं। अब थोड़ी सी जानकारी इधर देख लेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्ष को किगाली संशोधन द्वारा अंग्रेज किगाली कहाँ पे है? तो रवांडा आप जाएंगे तो आप जाएंगे वहां पे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की कौन सी ये बैठक छोड़ दें, किगाली संशोधन पर सहमति। किगाली संशोधन का उद्देश्य क्या है? हाइड्रोक्लोरो सीएफसी की बात हो रही है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स सीएफसीस जो है के उत्पादन एवं उपभोग में चरणबद्ध तरीके से कटौती की बात हो रही है। किसके? यही आप देखेंगे मुख्य कारक माना गया है हाइड्रो सीएफसीस को ओजोन परत के लिए। तो इसमें भी देखेंगे किगाली संशोधन प्रभावी हो गया 1 जनवरी 2019 से, ये भी याद रखेंगे। तो आप इसे भी ध्यान रखें। इसके साथ ही आप चलेंगे किगाली संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। और ये भी देखेंगे भारत 19 जून 1992 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पक्षकार बन गया है। तो 1992 को बना था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के समर्थन भी है भारत का। और भारत ने वर्ष 2032 तक क्या किया है? भारत इस पे कैसे कार्य करेगा, ये आप एक नजर देख सकते हैं। तो इस नजर की बात करेंगे 2032 में 4 चरणों में इसे जो है 2032 से भारत ये कार्य करेगा। 4 चरणों में एचएफसी जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के चरणबद्ध रूप से कटौती को पूरा करेगा। और जिसके साथ 2032 में 10%, 37 तक 20, 42 तक 30 और 47 तक 85% की संचय की कटौती करेगा। तो कम्युलेटिव रिडक्शन की बात आप आगे देख सकते हैं। इस क्रम में अगर आगे चलें, किगाली संशोधन का अनुसमर्थन कैसे करेगा? ओजोन, बस याद रखना कि 2032 से करेगा और 4 चरणों में करेगा। वो 4 चरण, लास्ट चरण होगा 2047, आप बाकी भूल जाइए, ठीक है। पहले चरण में अगर बहुत याद रखना तो पहले चरण में 10, दूसरे 37 का 20%, तीसरा 42 में 30 और 47 चौथा 85 आप देखेंगे, ठीक। किगाली संशोधन का अनुसमर्थन सुनिश्चित करने के लिए ओजोन अपक्षयकारी पदार्थ है विनियमन एवं नियंत्रण, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स के संदर्भ में संशोधन है ये। और भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सूची के अनुसार सभी ओजोन अपक्षयकारी पदार्थों के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लक्ष्य को क्या किया है, जो है सफलतापूर्वक पूरा किया है। अब सीएफसीस के बारे में जान लेते हैं। हालांकि करंट अफेयर्स का विषय तो नहीं है ये, लेकिन करंट अफेयर्स में चर्चा का विषय रहा है। तो चर्चा का विषय रहा तो देखेंगे सीएफसीस को क्लोरोफ्लोरोकार्बन या एवं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, देखेंगे एचएफसीस को एचसीएफसी के रूप में भी ये गैर ओजोन अपक्षयकारी विकल्प के रूप में प्रचलित किया गया था। आप देखेंगे हाइड्रो सीएफसीस को क्या किया गया था? सीएफसीस को लाया गया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसीस को जो है, हाँ, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को क्लोरोफ्लोरो सीएफसीस एवं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को। तो इसे आप याद रखना, एचएफसी प्रेजेंट टाइम में है, याद रखना इसे। ये लाया गया था किन किन के स्थान पर? पहला सीएफसीस के संदर्भ में, दूसरा है एचसीएफसीस के संदर्भ में, के गैर ओजोन अपक्षयकारी विकल्प रूप में प्रचालित किया गया था। एचएफसीस का वर्तमान में क्या किया जा रहा है आप इसे देखेंगे, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, एरोसोल, फोम आदि में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये रसायन देखेंगे कहां पे है? ओजोन परत समताप मंडल में क्या कर रही है? ओजोन परत का अपक्षय नहीं करते हैं। हालांकि ये रसायन
लेकिन इनमें उच्च वैश्विक तापन ग्लोबल आप देखेंगे वार्मिंग जो है पोटेंशियल होती है, इस कारण इस पे कटौती की बात हो रही है। ये देखेंगे ये रसायन क्या है, समतापी मंडल ओजोन परत के अपक्षय तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार है, ऐसा बताया जा रहा है। या आप इसे नोट डाउन कर लें। HFC की वैश्विक तापन क्षमता आप देखेंगे कैसी है, 12 से 14,000 तक है। आप देखेंगे किगाली में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकार देश HFC को नियंत्रित पदार्थों कंट्रोल संसद की सूची में शामिल करने पर सहमत हो गए हैं। 2040 के दशक तक अंत तक इनको उपयोग में 85 से 80% तक क्रमिक कटौती की सीमा की मंजूरी दी गई है। तो आपने थोड़ा सा एक नजर HFC के बारे में देख लिया। अब हम बात करेंगे इस संदर्भ में अगले टॉप इधर, तो इसमें जाएंगे IPCC की जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट। सबसे चर्चा में विषय, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन इन्हीं सब एरिया से हैं। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम किसका हिस्सा है? IPCC, यूनेप, विश्व मौसम संगठन WMO ने संयुक्त रूप से क्या हुआ 88 में आप जाएंगे IPCC की स्थापना की थी। तो आप पूछेंगे किन किन ने IPCC की स्थापना के भागीदारी घटक कौन कौन है? तो यूनेप है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और WMO विश्व मौसम संगठन ने 1988 में IPCC की स्थापना। उद्देश्य क्या है इसका? जलवायु परिवर्तन को वैज्ञानिक आकलन करना है इसका, उसके अनुकूल एवं समन हेतु उपाय भी सुझाना है। और देखेंगे आकलन करने के साथ साथ क्या करेंगे, एक उसके वर्तमान के अनुकूल समझ जो परेशानियां हैं और समन हेतु उनको जो उपाय समझाएंगे कि आप उपाय भी बताएंगे। दायित्व है कि IPCC की 5वीं आकलन रिपोर्ट 2014 में प्रकाशित छोड़ दीजिए। आप देखेंगे अब स्मरणीय तथ्य 21 अगस्त 2021 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है जो IPCC, इससे भारत के कोई एक जो है पर्सनालिटी जुड़े रहे थे, नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। आप उन्हें देखेंगे। छठे आकलन रिपोर्ट का पहला भाग, शुभ शीर्षक आप याद रखेंगे। ये शीर्षक कौन सा है? क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। इसका यही रिपोर्ट है। IPCC का पूछा जाएगा कि इसका शीर्षक क्या है, तो क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस इसकी शीर्षक है। उल्लेखनीय है कि इस रिपोर्ट के शेष 2 भाग 2022 छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको इस साल पढ़ना है। 2022 रिपोर्ट कौन सी है? इसके अनुसार आप ये भी देखेंगे पूर्व औद्योगिक युग की बात हो रही है। देखेंगे पूर्व औद्योगिक युग की बात है, मतलब औद्योगिक युग का चरण पूरा 1 शताब्दी पूरा हो चुका। आप देखेंगे तो औद्योगिक चरण में अगर बात होगी तो आप चलेंगे तो देखेंगे क्या, तो उस संदर्भ में आप देखेंगे कौन सा पूर्व औद्योगिक युग की बात है, जब पहली बार औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है यूरोप ब्रिटेन के चरण में, उस चरण की बात की जा रही है। तो पूर्व औद्योगिक के बाद से अब तक वैश्विक तापमान में कितना हुआ है? 1.07 सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है पूर्व औद्योगिक युग के बाद से। तो आप देखेंगे 1.07 याद रखेंगे, इसे वृद्धि हो चुकी है। और ये भी याद रखेंगे कौन सा, कमी के उचित उपाय नहीं किए गए तो क्या होगा, अगले 2 दशकों में क्या होगा, पृथ्वी का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस के स्तर को पार कर जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर से ये पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। IPCC के अनुमान देखेंगे अगर कार्बन, हाँ आप ये देखेंगे कार्बन उत्सर्जन को नहीं रोका गया, अधिक उत्सर्जन की दिशा में धरती के औसत तापमान के संदर्भ में देखेंगे। इस संदर्भ में अगर बात करेंगे IPCC के अनुसार सदी के अंत तक क्या है, भूमंडलीय ऊष्मन को क्या किया गया 1.50 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर रोकना है। यही इसका कीवर्ड है, बस यही याद रखें। देखेंगे IPCC से अनुमान व्यक्त किया कार्बन उत्सर्जन को नहीं रोका गया, अधिक उत्सर्जन की धरती का औसत तापमान 2100 तक क्या होगा जो है पूरा आप देखेंगे 2100 तक अभी 21 देखेंगे 2105.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। ये याद रखना कि ऐसा उन्होंने अनुमान व्यक्त किया है। और IPCC के अनुसार सदी के अंत तक आप देखेंगे भूमंडलीय ऊष्मन को 1.5 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर रोकना अभी भी संभव है, यद्यपि इसके लिए क्रांतिकारी परिवर्तन करने होंगे। पिछला दशक जो है क्या हुआ, जो है पिछला दशक 1,25,000 वर्षों में सबसे ज्यादा गर्म दशक के रूप में मनाया गया है।
माना है, ऐसा आईपीसीसी की रिपोर्ट में आकलन है। और ये भी देखेंगे कि 2019 के पिछले 2 मिलियन वर्षों में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे की सांद्रता वाला वर्ष रहा है। धातव्य है कि 1750 से अब तक कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में 47%, मीथेन के सांद्रता में 156% की वृद्धि हुई है। तो आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के संदर्भ में आप देखेंगे तो 1750 से अब तक की बात हो रही है। और ये भी देखेंगे 2021 से 2020 के दशक में क्या हुआ, आर्कटिक सागर का औसत क्षेत्रफल अपने निम्न स्तर पर पहुंच गया है। ठीक है, ऐसा भी इन्होंने कहा है कि इस दशक में अपने वैश्विक समुद्री स्तर के मध्य और 1990 के बाद तेजी से बढ़ा है। उल्लेखनीय है कि क्या है, समुद्री जल स्तर में वृद्धि से पिछले 300 वर्षों में सर्वाधिक है। रिपोर्ट में आईपीसीसी की रिपोर्ट से क्वेश्चन कोई ना कोई पूछे जाने की संभावना आपसे रहेगी, याद रखें आप। और रिपोर्ट में इस तथ्य को भी ध्यान आकर्षित क्या किया गया है कि मानवीय गतिविधियों के प्रभाव से विगत 2000 वर्षों में जलवायु अत्यंत तेजी से गर्म हुई है। ठीक है, इसका मुख्यतः जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन का बृहत उपयोग है, जिम्मेदार है। तो जीवाश्म ईंधन को बोला गया है, जो आप देखेंगे उल्लेखनीय धरती अपने कार्बन बजट में क्या है 86% मात्रा पहले ही समाप्त कर चुकी है। कार्बन बजट आप पढ़े रहे होंगे, किसका कार्बन बजट की आप देखेंगे संकल्पना ज्योग्राफी के संदर्भ में पढ़ते होंगे आप इसे। ठीक है, तो इस संदर्भ में देखेंगे वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 के संदर्भ में। तो 2021 की अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे 20 के संदर्भ में है। आप इसमें नीति निर्माताओं नागरिक समाज ये तो एक साधन है जिसमें युवा विकास से संबंध है, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में ये है। और देखेंगे राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जो है क्या किया जा रहा है, राष्ट्रमंडल द्वारा ये सचिवालय द्वारा 25 से 29 आयु वर्ग के लोगों को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, आप इसे देखेंगे कौन सा वैश्विक युवा विकास सूचकांक में आप देखेंगे इस युवा 2020 में कुल छोड़ दीजिए आप, इसमें क्या है राष्ट्रमंडल के 54 सदस्यों में से 48 देश शामिल हैं, छोड़ दीजिए इसे। 6 क्षेत्रों पर आधारित है, इसमें स्वास्थ्य, कल्याण, शिक्षा, रोजगार, अवसर, राजनीति, नागरिक भागीदारी, समानता, समावेशन, शांति और सुरक्षा। मतलब विकासशील देश की एक तरह ये पॉइंट ऐसे याद रख सकते हैं, जो विकासशील देश हैं या जो विकासशील कंट्री की श्रेणी में अभी निम्न श्रेणी में है, उन्हें विकास की प्रक्रिया में आगे कैसे बढ़ाए जाएं, तो उनके जो मुख्य पॉइंट आप देखें क्या, वहां स्वास्थ्य, कल्याण, शिक्षा, जो वहां के बेसिक बुनियादी सेवाएं हैं या जरूरतें हैं या जिन पे काम किया जाना है, तो स्वास्थ्य एवं कल्याण, शिक्षा, रोजगार, अवसर, राजनीतिक नागरिक भागीदारी, समानता, समावेशन, शांति और सुरक्षा, इन 6 आधारों को जोड़ा गया है। आप इसके बाद होगा 72 संकेतों में विभक्त के छोड़ दीजिए। और हाँ, इसमें रिपोर्ट में एक याद रखें कि 0 से 1 तक स्कोर प्रदान किया गया। एक जहां लिखा है वो युवा विकास के अधिकतम संभावित स्तर को क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है, एक स्तर को याद रखिएगा। और 9 अगस्त 2021 को क्या किया गया है, लंदन स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा 181 देशों के युवा विकास की त्रिवैश्विक रैंकिंग, छोड़ दीजिए इसे। ठीक, इसमें क्या किया है, विश्व भर में पहली बार इस सूचकांक प्रथम, हाँ बस किसको हुआ अब याद रख लें। अब आते हैं पहला, तो सिंगापुर किसको पहली बार इस सूचकांक में प्रथम स्थान, चार्ड को क्या है अंतिम स्थान। वैश्विक संदर्भ में अगर बात करेंगे तो युवा भारत प्रदर्शित 5 देश क्रमशः हैं। तो सुधार प्रदर्शित, भारत में सुधार प्रदर्शित करने के संदर्भ में है तो अफगानिस्तान में सुधार हुआ है, भारत में सुधार हुआ है, रूस में सुधार हुआ है, इथोपिया और बुर्किना फासो में। अब छोड़िए ये सब, छोड़िए सुधार क्रम में याद रखना भारत, बाकी आप सब छोड़ दें। भारत का स्थान इसमें 122वां रहा है, ये आप और याद रखेंगे, भारत 122वें स्थान पर है। भारत जो है मध्यम युवा विकास के देशों में शामिल किया गया है, 122 मध्यम युवा विकास, बस यही इसका की पॉइंट है। बाकी आप इसके रैंक में पहला सिंगापुर, दूसरा स्लोवेनिया, छोड़ दीजिए आप इसमें। आप देखेंगे युवा विकास सूचकांक में ब्रिक्स देशों की सूची में आप देख सकते हैं
भारत का स्थान देखेंगे 122वां है, और भारत से 100 सिर्फ ऐसा एक देश है, वो देश है दक्षिणी अफ्रीका, जो सबसे नीचे है इस क्रम में, बाकी सभी ऊपर हैं, ऐसे याद रखना आप, ठीक है। बांग्लादेश एवं कनाडा CDRI के नए सदस्य हैं। कौन? बांग्लादेश। आपदा अपरोधी संरचना के गठबंधन के लिए एक CDRI आया है, तो इसमें राष्ट्रीय सरकार और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, कार्यक्रम, बहुपक्षीय विकास बैंकों, निजी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थान, साझेदारी गठबंधन 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में आयोजित जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2019 UN क्लाइमेट एक्शन के दौरान नरेंद्र मोदी ने इस गठबंधन की शुरुआत की घोषणा की थी, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बन जाता है। और CDRI का सचिवालय नई दिल्ली में है, आप इसे याद रखेंगे। तो CDRI क्या है देखेंगे, कोलेशन एंड डिजास्टर देखेंगे, रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन की सबसे पहले 19 में जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन पे जो कहा न्यूयॉर्क में होता है, वहां नरेंद्र मोदी द्वारा इस गठबंधन की शुरुआत की थी। आप देखेंगे CDRI का सचिवालय नई दिल्ली में है, याद रखेंगे। बांग्लादेश, कनाडा CDRI के नए सदस्य हैं, अब इसकी संख्या 26 हो गई है। आगे बात करेंगे 26 के अतिरिक्त 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसमें शामिल हैं। तो हमने कहा कौन से बैंक शामिल हैं इसमें, एशियाई बैंक, विश्व बैंक, UNDP, आपदा जोखिम न्यूनीकरण संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, आपदा प्रतिरोधी सोसाइटी ऑफ निजी क्षेत्र के गठबंधन, जलवायु परिवर्तन निवेश गठबंधन और यूरोपीय संघ, ठीक है। इन चीजों को उल्लेखनीय CDRI के 12 संस्थापक सदस्य हैं। तो आप देखेंगे संस्थापक सदस्यों में भारत का भी नाम है, ठीक है। भारत ने तो घोषणा की थी, तो भारत तो मुख्य साझेदार हो गया। अब संस्थापक सदस्य में ऑस्ट्रेलिया, भूटान, फिजी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मालदीव, मैक्सिको, मंगोलिया, रवांडा, श्रीलंका, UK। आगे बात करते हैं एक नजर, क्योंकि आपको याद नहीं रखने हैं बहुत सारे, और ना ही आप याद रख पाएंगे, बाकी तो आप छोड़ दीजिए। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना, याद रखिएगा। लोअर जो है अरुण जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में तो कहाँ है, काठमांडू, नेपाल में जो है, आप देखेंगे भारत के सतलज जल विद्युत निगम द्वारा SJVN लिमिटेड द्वारा नेपाल के निवेश बोर्ड के माध्यम से क्या किया हुआ है, लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना। अब अरुण से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये किस नदी पे बनी होगी। क्या है, विकास से समझौता है। आप देखेंगे लिमिटेड प्रतिनिधित्वता छोड़ दीजिए, इसकी क्षमता आप देखेंगे बस सतलज जो है जल विद्युत निगम द्वारा लिमिटेड की है, नेपाल की परियोजना थी ये आप देखेंगे कौन सी जो है सांकुवा जिलों में स्थित है। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना डाउन स्ट्रीम का ये विस्तार है, और जलाशय, इस परियोजना में कोई जलाशय या बांध नहीं होगा, यही इसका की पॉइंट है। क्योंकि क्या है, आप 900 मेगावाट क्षमता अरुण 3 जो है HEP की जलधारा देखेंगे टेल रेस के विकसित होगी। इसमें क्या है, ये परियोजना CJVN को बिल्ड ऑन ऑपरेटर एंड ट्रांसफर के आधार पर की जाएगी। बस ये तकनीक याद रखना, ये किसके आधार पर है, बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर। देखेंगे तो बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर बूट पर आधारित है, ठीक है। यही पूछा जाए किस पे आधारित है, तो बूट पर आधारित है, ठीक है। 25 वर्षों के लिए वर्षों आवंटित की गई है। परियोजना का स्वामित्व संचालन देखेंगे, ये सतलज वाली कंपनी है, SJVN वाली है। तो आप, और दूसरी परियोजना अरुण 3 जो है जल विद्युत परियोजना नेपाल में क्या की गई, एक, इसमें और कुछ है नहीं, इसको आपको दिखाते हैं, इसमें पॉइंट, हाँ इसके तहत भारत ने नेपाल में भारत द्वारा किया गया सबसे बड़ा निवेश है, याद रखना, यही आपसे पूछा जाए। साथ ही ये नेपाल में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, कौन सी, अरुण वाली के संदर्भ में। और ये भी याद रखेंगे बांध सुरक्षा समझौता आप देखेंगे, इस संदर्भ में अगर हम बात करें, हाँ, तो बांध सुरक्षा समझौता DRIP सेकेंड के संदर्भ में भारत सरकार है, केंद्रीय जल आयोग है, 10 राज्य हैं, और ये भी देखेंगे विश्व बैंक के साथ बांधों की सुरक्षा, सुलहकार
और $250 मिलियन की परियोजना है। अप्रैल 2012 में विश्व बैंक के सहयोग से बांध सुरक्षा पुनर्वास परियोजना का प्रथम चरण है। योजना 2020 में छोड़ दीजिए। आप देखेंगे बांध सुरक्षा समझौता क्या, भारत सरकार केंद्रीय जल आयोग 10 राज्यों के संदर्भ में है। विश्व बैंक इसका देखेंगे, विश्व बैंक के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा जाए, प्रतिनिधियों ने विश्व बैंक के साथ बांधों की सुरक्षा सुधार के लिए 250 मिलियन हस्ताक्षर किए हैं। तो आप देखें बांध सुरक्षा समझौता के लिए जो क्या है, DRIP सेकेंड चरण के लिए विश्व बैंक ने कितनी राशि दी है, $250 बिलियन और इस परियोजना पर हस्ताक्षर। और विश्व बैंक हस्ताक्षर करके सहयोग क्या करेगा, पैसे ही देगा। तो $250 मिलियन दे रहा है, यही आपको याद रखना। बाकी आपसे कुछ है इस परियोजना में, तो 12 को विश्व बैंक के सहयोग से बांध सुरक्षा प्रथम चरण की शुरू किया गया था, 20 में पूर्ण हुआ आप देखेंगे। और इसलिए आप देखेंगे क्या है, DRIP सेकेंड है, बांध सुरक्षा समझौता ये सेकेंड है। सेकेंड के लिए $250 मिलियन की सहायता है विश्व बैंक के साथ। आप देखेंगे भारत सरकार केंद्रीय जल और 10 राज्यों के साथ, तो इसमें यही याद रखना है, बाकी आप छोड़ सकते हैं इस क्रम की। पूरी तरीके से फंस गया है। हाँ, आप देखेंगे इसमें क्रियान्वयन के दौरान आप देखेंगे इन राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल किया जा सकता है। भारत में आप देखेंगे विश्व, चीन, अमेरिका के पास ये पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन कि इस संदर्भ में बांधों की संख्या के संदर्भ में भारत में जो बांध संख्या नहीं पूछेगा कितने हैं, ये पूछे जाएगा कितने स्थान पर हैं। भारत का स्थान तीसरा है, पहला चीन और अमेरिका के पश्चात तीसरे स्थान, मतलब चीन, अमेरिका, भारत बांधों की संख्या के क्रम में आप रैंक याद रखेंगे। बाकी आगे हैंडले पासपोर्ट सूचकांक के संदर्भ में देखेंगे तो इसके रैंकिंग में आप देखेंगे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा इसे जारी किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा देखेंगे आंकड़ों पर आधारित हैंडले ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट का हिस्सा है। इसमें क्या है, स्मरणीय तत्व में एक नजर देख सकते हैं। सूचकांक 2021 आप देखेंगे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण कंपनी हैंडले एवं पार्टनर्स द्वारा हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2021 ठीक Q3 जारी किया है। आप देखेंगे जापान पहले पे है, बाकी आप इसमें छोड़ सकते हैं। आगे बात करेंगे जापान, सिंगापुर, ब्रिक्स देशों में भारत का स्थान टोटल आप रैंकिंग में 90वें स्थान पर, बस यही याद रखेंगे, बाकी छोड़ेंगे। वर्ष 2021 सूचकांक में Q3 में 90वां स्थान प्राप्त हुआ है, यही वहां लिखा है, यही सेप 3 है। तो Q3 क्या है, तो क्या है, एक Q3 के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये पासपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण कंपनी हैंडले द्वारा क्या किया गया है, पासपोर्ट की रैंकिंग के संदर्भ में Q3 जारी किया गया है। हैंडले जो है पासपोर्ट सूचकांक या हैंडले की बात होगी, हैंडले एंड पार्टनर्स द्वारा ये जारी किया गया है, Q3 के नाम से है ये, इसे याद रखेंगे Q3। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन वैश्विक शांति सूचकांक। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा जाने वाला है। कौन जारी करता है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का। कौन सा इंस्टीट्यूट, थिंक टैंक है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है, द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक जारी 2021 15वां संस्करण, पहला संस्करण 2027 में 2007 में स्मरणीय तथ्यों के संदर्भ में देखेंगे 163 सूचकांक में विश्व स्तर पर मापन, 23 गुणात्मक मापन और मात्रात्मक संकेत हैं, 3 विस्तृत विषय हैं, 3 जो है डायमेंशंस हैं, समाज में बचाव एवं सुरक्षा का स्तर, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का स्तर, और तीसरा स्तर रखा गया है इसमें कौन सा, तीसरा है सैन्यीकरण का स्तर। देखेंगे वैश्विक शांति सूचकांक जो है कौन सा है, ऐसे ही कोई देश होगा जहां जनसंख्या कम होगी, चारों तरफ समुद्र से घिरा होगा, तो कौन है, आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है।
2008 से इस सूची में शीर्ष स्थान पर बना हुआ। आप देखेंगे 7 में जारी हुआ था और 8 से इसने अपना स्थान काबिज कर लिया और लगातार आप देखेंगे इस स्थान पर कौन है, लगातार चौथी बार अफगानिस्तान को विश्व के सबसे बड़े अशांत देश के रूप में इसमें घोषित किया गया है। और वैश्विक शांति सूचकांक जो है बात करेंगे 2021 में भारत को 163 दूसरी की सूची में आप देखेंगे भारत को कौन सा 135 स्थान पर है। तो शांति की श्रेणी में क्या 135 स्थान पर। भूटान 22वीं रैंक के साथ दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है, याद रखेंगे। अब आगे पढ़ेंगे IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 क्या कह रहा है, ठीक है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जो जारी किया जाता है, ठीक है। आजकल बदलाव के क्रम में कौन जारी करता है ये भी आप याद करते हुए चलें, ठीक है। यूपीएससी तो पूछ ही रही है, प्रेजेंट टाइम आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकती है। इस क्रम की बात करेंगे तो देखेंगे, अगर हम बात करें तो इस रैंकिंग में विश्व प्रतिस्पर्धक रैंकिंग वर्ष 1987 आप देखेंगे 1989 से प्रकाशित ये वार्षिक पुस्तक जो है ईयरबुक है एक तरीके की, कौन सी, हाँ IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2021 देखेंगे विश्व प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र के द्वारा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर द्वारा संकलित। इसके साथ अब आ जाते हैं, ये 4 प्रदर्शन है, इसमें 4 देखेंगे किन किन आधारों पे हैं। आर्थिक प्रदर्शन है, सरकारी क्षमता है, व्यावसायिक क्षमता है, दक्षता है और आधारभूत संरचना है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में इतिहास में चलेंगे तो पहली बार आप देखेंगे कौन से, पहली बार स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो पहले स्थान पर कौन है प्रतिस्पर्धा में, स्विट्जरलैंड। तो जहां आप देखेंगे कौन, आप इसे याद रखें, घूमने की प्रक्रिया में आप क्या है स्विट्जरलैंड जाने सकते हैं। तो उस प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में देख सकते हैं। अगर याद करने में कहें तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, प्रतिस्पर्धा का ही दौर माना जाता है कि हम अच्छा काम करेंगे, हम अच्छा काम करेंगे, तो कौन, स्विट्जरलैंड। तो उस संदर्भ में देख सकते हैं। तो स्विट्जरलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क तो पहले स्थान पहली बार आया हुआ है। अब भारत में विश्व पर देखेंगे विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में ब्रिक्स देशों की स्थिति में, तो आप देखेंगे भारत जो है 43वें स्थान पे ओवरऑल है और भारत की तीसरे रैंक में स्थित है। भारत विश्व रैंकिंग में भारत 2019 से लगातार, ठीक है, जो आप 19 से पढ़ते आए हैं वही रैंक याद रखेंगे, कौन सा 43 नंबर पे है। बस यही छोड़ दें, एशिया प्रशांत देशों के संदर्भ भारत की रैंकिंग 12वीं है। बहुत ज्यादा पूछे तो वो भी याद रखें, ओवरऑल 43 और एशिया प्रशांत में 12 या 12वें नंबर पे है। आगे बात करेंगे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के संदर्भ में देखेंगे, जो है QS क्या है, तो QS यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग के संदर्भ में कौन जारी कर रहा है, 2004 से जारी आपको। और देखेंगे ब्रिटिश कंपनी जो है क्वारेंडेली डायमंड द्वारा QS द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 18वां संस्करण छोड़ दीजिए। इस रैंकिंग में सबसे ऊंचा स्थान किसने पाया है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संयुक्त राज्य अमेरिका लगातार 10वीं बार शीर्ष स्थान पर है, इसे देखेंगे। और भारत का इसमें एक संस्थान है बॉम्बे, IIT बॉम्बे, इसमें किसने 177वें स्थान पे रहा। बस आप यही याद रखेंगे, बाकी इसको छोड़ सकते हैं। तो पहला दूसरा आप देखेंगे, पहला याद रखें बाकी छोड़ दें, ठीक है। दूसरा आप चलेंगे एशिया के 2 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में आप देखेंगे कौन सा, विश्व नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और नायांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, दोनों ही सिंगापुर की हैं, याद रखना। तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और नानयांग नेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के 35 संस्थानों को इसमें शामिल है, लेकिन आप QS वर्ल्ड रैंकिंग में 2022 से 3 भारतीय संस्थान, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली तथा कौन सा एक है भारतीय विज्ञान बंगलौर को 186वां स्थान विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालय में शामिल है, इसे देख सकते हैं। इस क्रम में इस रैंकिंग के संदर्भ में ये भी उन्होंने बताया कि ये रैंक कौन सा स्थान पाया है, तो आपको लगातार भारत के संदर्भ में याद रखना है।
तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भारत इस समय देखेंगे इस रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT 177वें नंबर पे है, यही आपको याद रखना है। IIT बॉम्बे सबसे ऊपर है, इसके बाद कौन सा है, यहाँ लिखा भी हुआ है 3 भारतीयों के संदर्भ में, बाकी आप इसे छोड़ दें। हाँ, बाकी इसमें मद्रास भी है, कानपुर भी आई है, खड़गपुर भी है, गुवाहाटी भी है, रुड़की भी है, सभी कुछ है। आप इसे देखेंगे विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियां रिपोर्ट आई हैं, तो स्टॉकहोम कौन जारी कर रहा है, तो ये देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें देखेंगे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियां जारी की जाती हैं, सिप्री यहाँ, और कौन सी 2020 ट्रेन एंड बर्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2020 रिपोर्ट जारी की गई है। कोविड-19 महामारी के बीच में जीडीपी का लगभग कितने, इनके अनुसार एक पॉइंट और बनता है कि कोविड-19 के चलते विश्व की जीडीपी का 4.4 घट गई है, सैन्य व्यय में लगभग, और सैन्य व्यय बढ़ गया, ऐसा कह रहे हैं कि सैन्य व्यय 2.6 बढ़ गया था। देखेंगे वैश्विक सैन्य व्यय के संदर्भ में छोड़ेंगे। अब इसमें देखेंगे कि इनके सिप्री द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है 2020 में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले 5 सदस्य देश कौन से हैं, क्रमशः पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा भारत और चौथा रूस। तो आप देखेंगे भारत का स्थान तीसरे नंबर पर है सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार। देखेंगे सैन्य व्यय में खर्च करने वाले यह 5 देश ही आप देखेंगे 2020 में 62% हिस्से के लिए उत्तरदायी हैं। देखेंगे सैन्य व्यय का 62% हिस्सा आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे इस रैंकिंग के संदर्भ में अगर हम बात करें तो और भी अगर हम चर्चा करें तो ये देखेंगे कि अमेरिका इसमें सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले देशों में कौन सा है, तो शीर्ष देश 2020 की श्रेणी में पहले नंबर पे आप चलेंगे। 2020 की रैंकिंग 2019 की रैंकिंग दोनों दी गई हैं, उस संदर्भ में देखेंगे कौन से तीनों देशों के क्रम में आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक, तीनों 20 और 19 के क्रम की रैंक दी गई है, इवन रूस भी आप, ठीक है। एक बदलाव दिखाई पड़ रहा है इसमें, कौन सा, 20 में आप देख 6ठे स्थान पर, ये 19 में था, यूनाइटेड किंगडम अब 5वें स्थान पर आ गया है। तो यही बदलाव ध्यान रखें। बाकी आप चीन, जो अमेरिका, चीन और भारत, ठीक, और भारत रूस से ऊपर के रूप पे चला गया है, ये याद रखेंगे। सिप्री की नवीनतम रिपोर्ट, भारत वर्ष 2020 में अमेरिका चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश। और आप ये भी देखेंगे 19 की तुलना में वर्ष 2020 में क्या किया गया, भारत द्वारा सैन्य व्यय में लगभग 2.1% की वृद्धि हुई है। तो आप इसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन लिखा जा सकता है कि तीसरा तो है, तीसरे के साथ 2020 में भारत सैन्य व्यय में लगभग 2.1% की वृद्धि को भी दर्शाता है। ये परसेंटेज याद रखेंगे, बाकी आप इसे छोड़ सकते हैं। हाँ, एक पॉइंट और याद रखना है इसमें, एक पॉइंट ये है भारत का सैन्य व्यय विश्व के कुल सैन्य व्यय में लगभग कितना प्रतिशत रखता है, 3.7% वैश्विक रूप के संदर्भ में। और भारत का सैन्य व्यय जीडीपी के संदर्भ में देखेंगे तो 2.9%। ये 2 क्वेश्चन आपसे और बनते हैं भारत के संदर्भ में, आप इसे याद रखेंगे कि वैश्विक संदर्भ में भारत का कुल सैन्य व्यय 3.7% और दूसरा है जीडीपी के संदर्भ में भारत अपना कितना खर्च कर रहा है, तो 2.9%। ठीक, इस संदर्भ के साथ मृत्युदंड पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई हुई है, आप उसे देख सकते हैं। तो मृत्युदंड से आंकड़ों का प्रकाशन जो इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, और आप देखेंगे 16 देशों ने अभी तक जो है क्या कर दिया, ये किस काम में कार्य कर रहा है, 1977 से अपने जब से ये संगठन अस्तित्व में आया है, मृत्युदंड को समाप्त करने की दिशा में प्रयास इसने प्रारंभ जो किए थे, इसी संदर्भ में ये अभी अपना काम कर रहा है। आप देखेंगे तब मात्र 16 देशों ने इसे अपराधों को हेतु मौत की जो है समाप्त किया था। आज ये संख्या बढ़कर 108 देशों तक पहुंच चुकी है, आप इसे देख सकते हैं। और ये भी देखेंगे जनवरी दिसंबर 2020 के मृत्युदंड की न्यायिक प्रयोग पर आधारित रिपोर्ट आई हुई है। 2020 के मृत्युदंड को समाप्त स्मरणीय तथ्यों के रूप में देखेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार वर्ष 2020 में 18 देशों द्वारा मृत्युदंड की सजा का क्रियान्वयन
जो है की गई है। तो यही आप देखेंगे। हाँ, इसमें आपको कौन सा देखेंगे, यहां लिखा है कि आंकड़ों में चीन के आंकड़े शामिल नहीं हैं, जहां प्रति हजारों व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया जाता है, परंतु आधिकारिक रूप से इसकी संख्या गुप्त रखी जाती है। तो इसे याद रखेंगे। फिर भी वर्ष 2020 में सर्वाधिक निष्पादित मृत्युदंडों की संख्या चीन ही मानी गई है। तो आप इसे याद रखें। इसने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि चीन सर्वाधिक स्थान पर ऊपर है। वर्ष 2020 की बात करेंगे तो 246 प्रति, दो ईरान में क्रियान्वित, मिस्र आप देखेंगे ईरान के संदर्भ में, मिस्र के संदर्भ में। बस यही पॉइंट याद रखना, बाकी छोड़ दीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत के संदर्भ में आपसे देख लेते हैं। हाँ, तो भारत के संदर्भ में देखें, चलो भारत के संदर्भ में देख लें। वर्ष 2016 से 19 तक के भारत में मृत्युदंड का क्रियान्वयन नहीं किया गया है, ये देख सकते हैं। और 20 मार्च 2020 को आप देखेंगे निर्भया कांड के 4 दोषियों को फांसी पर लटकाया गया था। 2020 में भारत में 77 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी। इस संदर्भ में देख सकते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 कौन सा है, विश्व प्रेस। तो विश्व प्रेस में क्या है देखेंगे, प्रेस के संदर्भ में 2022 से ये काम जारी हो रहा है। और ये कौन जारी कर रहा है, प्रतिवर्ष फ्रांसीसी एनजीओ रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, अब आपको ये भी याद रखना है कि ये कहां से, ये ऐतिहासिक एनजीओ है एक, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स की बात हो रही है। देखेंगे यह सूचकांक पत्रकारों की उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के आधार पर आप ये रैंक प्रदान करता है। आप 20 अप्रैल 2021 को रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स की बात द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जो है प्रकाशित किया गया है। ठीक है, अब इसमें कहेंगे कौन, 2021 में नॉर्वे लगातार 5वीं बार देखेंगे, 5वीं बार शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। कोई बदलाव नहीं है पिछले वर्ष की तुलना में। और ये देखेंगे प्रेस स्वतंत्रता की दृष्टि से यूरोप और अमेरिका क्षेत्र सर्वाधिक अनुकूली महाद्वीप हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 142वें स्थान पर है। ठीक है, याद रखना कितने हैं।